60 साल का झूठ निकलेगा। 50 फॉरेन सेक्रेटरी फंसेंगे इसमें झूठ बोलते हुए, 50 आपके फॉरेन मिनिस्टर फंसेंगे, क्योंकि सबने झूठ बोला है। इतना आसान नहीं है ना खोलना। आज ये बोलते हैं हमारे मोदी जी की साहब ये बात गलत थी, हमें मालूम था वो जीवित थे, वटेवर। लोग पूछेंगे ना कि अडवाणी जी ने क्या किया, फिर अटल जी ने क्या किया। उनका स्टेटमेंट था कि हम किसी पार्टी में थे और पंडित जी वहाँ पे थे और जो एम्बेसडर था वो था वहाँ पे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी बात करो इससे, क्या नाम है, रूस के एम्बेसडर से नेताजी के बारे में। तो पंडित जी कहते हैं तुम क्या चंटू खाने की बातें करते हो। जो ऑफिशियल वर्जन के हिसाब से वो जिंदा जल के मर गया, और जब आग लगी बॉडी में तो कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना भयानक दृश्य आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे। चला उनका 1.5-2 दिन थोड़े होश में आए, ये सब बातें। जो जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटते देखा, जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो हर एक आदमी अलग अलग कहानी दे रहा है। तो उनके वहाँ मुंह से निकल गया और ये रिकॉर्ड पर है। मैं आपको जो जो बातें बोल रहा हूँ, दैट्स अ रीजन व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि सब कुछ रिकॉर्ड के पर है। इन्होंने रिकॉर्ड पे ये बोला कि गृह मंत्रालय के पास में कोई 70,000 के आसपास पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए हैं, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि अगर हम उसको निकाल दें तो पूरे देश में और खासकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकारी वकील ने भी ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रैश की कहानी झूठी है। जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है तो अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है। इन्होंने रातों रात पलटा मार दिया। नेताजी की फैमिली की जासूसी होती है। जासूसी सुभाष बोस की फैमिली की, सुभाष बोस के आईएनए के लोगों की, पत्रकारों की, बच्चों की, किसी भी ऐसे इंसान को सुभाष बोस में इंटरेस्ट हो, हर एक आदमी की जासूसी होती थी। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरे मुंह से ये निकलवाना चाहती है कि मेरा भाई मर गया, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। उसने अपनी अलग रिपोर्ट लगा के बोला कि मेरा भाई कोई नहीं मरा प्लेन क्रैश में, वो रशिया जाने की प्लानिंग कर रहा था, वो रशिया गया होगा। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इंडिया टुडे ने उस पर कवर स्टोरी बनाई। वो दिन था, फिर मैं यहाँ स्टूडियो में आया था। उस दिन के बाद से मुझे याद है कि 2015 में जब इंडिया टुडे ने वो स्टोरी रन करी है, उससे पहले मेरे पड़ोसी मुझे पागल बोलते थे। 2009-8 में जब हमारी बात हुई, आपने कहा था कि नितिन भाई मैं तो अभी से बंद कर दूंगा, मुझे लोग पागल बोलने लगे हैं, कोई मतलब है नहीं, 1 रुपया काम नहीं है, मुझे कुछ मिलता भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं। तो उस आदमी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे देश और दुनिया में कि उसकी बारे में इतनी सारी फाइलें विदेश में हर जगह पर अब मौजूद है। इस देश में अभी 2000 तो अभी है, और अभी बहुत सी फाइलें बाहर नहीं आई। कई साल पहले मेरठ की गलियों में घूमते हुए मुझे एक किताबों की दुकान दिखी। मैं उसमें घुसा और अपनी रुचि रुझान के हिसाब से किताबें छांटने लगा। तब एक किताब मुझे उसमें दिखाई दी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत के बारे में थी। मैंने वो किताब निकाली, पढ़ी। मूलतः वो अंग्रेजी में छपी थी, मगर मेरे हाथ में जो अंक था वो कॉपी हिंदी में थी। उस किताब का नाम था मृत्यु से वापसी। किताब के लेखक थे अनुज धर। किताब पढ़ने के बाद बहुत सारी धारणाएं टूटी और कुछ नए विचार पनपे। उनमें एक ये था मुख्य रूप से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो हमें बताया गया, जो हम तक पहुंचा कि उनकी मौत ताइवान में हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब लगभग समाप्ति पर था, वो दरअसल अंतिम सत्य नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो जानने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारी फाइलों में छिपा है, और बहुत कुछ ऐसा है जो उन बंद फाइलें जो हैं, वो बंद अलमारियों के पीछे हैं, वो बाहर निकलें तो पता चलेगा। तो वो बहुत कुछ जो है वो आज तक पता नहीं चला, लेकिन रिस कर कई किताबों में ज़रूर आया है। 2005 में बैक फ्रॉम डेड आई, 2011 में इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप आई, 2019 में कॉरेंड्रम आई, और अनुज धर इन सभी के लेखक हैं। मिशन नेताजी नाम की एक संस्था चला रहे हैं बहुत सालों से। एक ग्रुप है जो उसका नाम मिशन नेताजी, तो अभी संस्था तो नहीं रही, लेकिन एक आप कहते हैं कि एसोसिएशन है लोगों की, उसका नाम मिशन नेताजी, जिसका मिशन यही है कि नेताजी की इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठे। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं तो 1.5-2 दशक से लगातार इसी मिशन में जुटे हैं, देश विदेश में जाते हैं। 25 साल के आसपास हो गए, 2.5 दशक हो गया। 2001 में स्टार्ट किया था। यस, 25 साल के आसपास हो गए। और दिल्ली में रहते हैं आप, पुराने पत्रकार रहे हैं। पत्रकार कोई बहुत बार नहीं था, लेकिन दिल्ली वाला हूँ, आपको मेरी भाषा से मालूम चल जाएगा। ना ढंग की हिंदी बोलनी है, आधे उर्दू के शब्द, आधे अंग्रेजी के शब्द, तो वहाँ तो जो दिल्ली की भाषा है, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के, तो मिक्स्ड कल्चर है। मिक्स कल्चर। हाँ, तो अनुज धर आज हमारे साथ हैं। टीवी पर भी दिखाई देते हैं, पॉडकास्ट में भी दिखाई देते हैं, और ये एक तरह का टिक मार्क है जो मेरे जीवन में पूरा हुआ कि जब आपकी वो पहली किताब पढ़ी थी मैंने, तो कभी सोचा था कि कभी हो जाए कि बैठकर इत्मीनान से बात हो। आज फाइनली बहुत साल बाद। चलिए, मेरी किस्मत है कि मैंने इतने पॉडकास्ट किए, इतने टीवी के शोज़ किए। मेरी सभी जगह कंप्लेन है कि यार किताब तो पढ़ लो कम से कम। मेरी बिना किताब पढ़े आप मुझसे बातचीत कर रहे हो आप, और ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरे
जो इशू है, जो जब मैंने इसको देखा था 2001 में, या जो आपने किताबों का नाम लिया, इसमें बहुत चेंज आ गया पिछले, खासकर पिछले 7-8 सालों में। लेकिन और जो कुछ हमने लिखा है, मैंने, मेरे दोस्त चंद्रचूड़ घोष ने, कनंड्रम में खासकर, वो लोगों को समझ में नहीं आया, या पढ़ा नहीं है, थोड़ी अंग्रेजी था, हमें लगता है ज़्यादा गूढ़ कर दिया क्या, या इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आप ये समझें कि अगर 40,000 फुट पे हमारा जहाज उड़ रहा है, तो मैं 10,000 फुट से ऊपर की बात मुझसे कोई ना पूछता है, ना मैं समझा सकता हूँ। अगर कोई मुद्दा ऐसा हो, मान लीजिए कि आप और मैं बैठ के आज बात करें कि अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी जो मिसाइलें फेंकी हैं यहाँ एक दूसरे के ऊपर, उसको लेके जो हुआ है, तो हमारे लिए बातचीत करना आसान है। आपको पता है मुनीर कौन है, मुनीर ने क्या स्टेटमेंट दिया, हमारा स्टैंड क्या रहा। लेकिन जिस मुद्दे की बात हम करने वाले हैं, उस मुद्दे को और उन घटनाक्रम को और उन व्यक्तित्व जिनके बारे में बातचीत होगी, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, आप लोगों को मनमोहन सिंह भूल गए। आज से 30 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ वहाँ की, और उस ज़माने की घटनाओं के हिसाब से आज बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको बताने में हल्का सा टाइम चाहिए, और ख़ासकर तब जब कोई पूछने वाला आपसे ऐसा हो जिसको पता ना हो चीज़ के बारे में, मेरा काम और मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली उसमें इतने सारे पात्र और घटनाएं हैं जिनका बैकग्राउंड समझाना बहुत मुश्किल है। यदि आपको कोई, मुझे टाइम चाहिए, फिर वो या तो प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ तो वहाँ मुझे मिलता है 2-2.5 घंटे, तो वहाँ फोटोएं दिखा के, इमेजेस दिखा के, वीडियो दिखा के समझाया जाता है। अब जैसे एक आदमी का आपने बोला कि जैसे पात्र है, एक आदमी है भोलानाथ मलिक, नाम आपको पता होगा, लेकिन नाम सुन के बोला ना कोई साधु महात्मा होगा। वो आईबी का डायरेक्टर था, और आजकल आईबी के डायरेक्टर हमारे पास मुश्किल से भारत में 2 साल रहते हैं, 2 साल बढ़ जाते हैं। एम नारायणन साहब में कहते हैं 5 साल थे, तो अजीत साहब, दोवल साहब 1 साल रहे। वो आदमी 16 साल के आसपास रहा है, उसके बाद भी वो रहा है करके। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि मलिक साहब कौन थे, तो मलिक साहब की टेस्टिमनी और सुभाष बोस के बारे में उसने क्या सच झूठ बोला, मैं उस पर कैसे आऊँगा। तो मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। और काल बदल गया, समय बदल गया। 47 की घटना है, सुभाष चंद्र बोस ने 45 में कुछ कहा था, लेकिन सन 45 में देश, दुनिया अलग थी, समाज अलग था। उस डायलॉग को उठा करके आपने यहाँ लेकर आ गए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि साहब गांधी जी को उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा था, आप गांधी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था, आपने वो कॉन्टेक्स्ट को साइड लाइन कर दिया। लेकिन अब वो मुश्किल है कि उस चीज़ को बहुत कम शब्दों में फटाफट बताना, और खासकर ये तो चलो किस्मत अच्छी है कि आपसे पॉडकास्टिंग बात हो रही है, यहाँ सब मिल रहा है। जो नॉर्मल चैनल की डिस्कशन की डिबेट है, वहाँ तो गिनती की 4 बाइट्स मिलती हैं, उसमें भी 6 लोग लड़ रहे होते हैं, तो कुछ निकल के आ नहीं पाता। तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे, एक नंबर 1 कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूसरे कि आपने मेरे बारे में किताब थोड़ी पढ़ी है। मैं पुराना तो वो पुराना पाठक है, तो शायद उसका मुझे आज फ़ायदा पहुंचना चाहिए आज। नहीं, फिर भी इस पॉडकास्ट में कोशिश ये होगी, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि किताब पढ़कर आप जो जान सकते हैं, वो ऐसे बात सुनकर या करके मुश्किल से जानेंगे, क्योंकि किताब थोड़ा इत्मीनान से गहराई में लिखी हुई चीज़ है। आप रुकते हैं, ठहरते हैं, उसके रेफरेंस चेक करते हैं, थोड़ा गूगल करते हैं, बिल्कुल, तो उसे जज्ब करने में आसानी होती है। हाँ जी। तो भले ही आप ये पॉडकास्ट सुन लें, फिर भी अनुज की ये जो 3-4 किताबें हैं, इन्हें आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप मतलब सच में जिज्ञासु हैं और सच में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत परतें हैं इसकी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्रैश हुआ और फिर उस पर परतें चढ़ी, बल्कि इसके पीछे वैचारिक मतभेद भी हैं। मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या लिखा। इतनी चीज़ें हैं कि उसमें इतने करेक्टर्स। आपने मेरठ का नाम लिया, अब मेरठ के नाम से मुझे कई चीज़ें याद आनी शुरू होगी। तो ऐसे ना अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं करके। एक बहुत फेमस करेक्टर था श्यामलाल जैन, इस पूरी कवायद में, नेताजी वाली डेथ मिस्ट्री में, कि मेरठ के रहने वाले थे। उन्होंने 67 में पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, उसके बाद में उन्होंने कोस्टा कमीशन में गवाही दी। उसमें उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया कि पंडित जी ने कोई चिट्ठी लिखवाई थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को। अब उसको कॉन्टेक्स्ट के बाहर ऊपर नीचे ला करके दबा के बवाल मचाता। मुझे याद है कि ये टुडे में आया था यहाँ पे, इधर भी चैनल्स के ऊपर। लेकिन मैंने कि आपने कहा ना, पढ़ के जब बैठेंगे समझेंगे तब समझाना आसान है, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा बहुत मुश्किल है। फिर भी चलिए कोशिश शुरू करते हैं। कितनी बात हो सकती है और कितना बता पाएँ, कितना मैं पूछ पाऊँगा। बहुत लोगों की जिज्ञासा ज़रूर होगी, और बहुत लोग कहते भी हैं इस मामले में भी कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो होना था हो चुका, और अगर वो जीवित रहे भी होंगे तो भी अब तो नहीं ही होंगे। फिर क्या कारण है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आप चाहते हैं कि लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू पर अपना टाइम लगाएं, और आप लगातार किताब भी लिख रहे हैं, है ना? अब तो मेरा ख्याल है कुछ फिल्में, कुछ चीज़ें और भी प्रोसेस में आने लगी होंगी। तो एक तो आपकी जर्नी जो मैं जानता हूँ, लेकिन लोगों को बताइए कहाँ से शुरू हुई अचानक से? आप तो कोई सुभाष चंद्र बोस के भक्त भी नहीं है वो, प्लस ये कि क्यों हमें जानना चाहिए।
आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मुझे 25 साल की सारी कहानी मुझे बतानी है 5-7 लाइनों में। देखिए, कुछ सोच समझ के स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं मालूम था। अगर आप मुझसे पूछते आज से, अगर आप मुझे साल 2001 में ले जाए, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में बैठा था ऐसे ही ऑफिस के अंदर, और मुझे एडिटर्स वगैरह ने बोला कि हम ये इस पर रिसर्च इस पे करना चाहते हैं, इस पे इशू, उसमें मैं चला गया। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये घटना यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ये मेरा प्लान नहीं है। तो मैं ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि विक्रम बेताल की कहानी है कि एक बेताल मेरे पीछे आगे चढ़ गया, और मैंने कोशिश भी की उस बेताल को हटाने की, लेकिन वो बेताल मुझे छोड़ता नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास कुछ और नहीं है कि क्यों मैं इस केस के पीछे पड़ा हूँ, ये मेरे पीछे डाल दिया गया। मेरा कोई सुभाष बोस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। दिल्ली में पैदा हुआ, हमें कुछ, मेरा कोई ख़ानदान में फ्रीडम फाइटर नहीं थे। एक मेरा इनडायरेक्ट कनेक्शन ये था कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, और वो सुभाष बोस के खिलाफ में लड़े थे। तो वहाँ मुझे कहीं सुनने में आया था घर वालों से, उनको मैंने कभी देखा नहीं, कि वहाँ से मुझे हल्का सा ये आइडिया लगा था कि भारत के आज़ाद होने का जो कारण था वो ये था कि अंग्रेज जो अपना ब्रिटिश साम्राज्य चला रहे थे, ना केवल भारत में, दूसरे देशों में भी, उसका सबसे ताकतवर जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंडियन आर्मी थी। वही हर जगह जाके गोलियां बजाते थे। तो उस इंडियन आर्मी में बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस उसमें रिवोल्ट की नौबत आ गई। वो मुझे समझ में आया अपने घर के, अपने दादाजी के एक्सपीरियंस से कि कोहिमा में क्या हुआ, वहाँ पे लोगों ने कैसे बिहेव किया। तो कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ माई माइंड ये दिमाग में था कि इस देश में सुभाष बोस का एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान है, और ये शायद हम लोग आज़ादी जो हमको मिली है उसमें कंपोनेंट है। उसके अलावा इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ, कुछ करने था को था नहीं, लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं था, और एक कमीशन वमीशन बैठी हुई थी वहाँ पे, और सडनली इंटरनेट का एज स्टार्ट होता है 2000-2001 के अंदर। और पहली बार, आज के लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पहले लिमिटेशन ये थी कि आप मैगज़ीन में लिखेंगे तो 1000 वर्ड्स की स्टोरी, अखबार में लिख रहे हैं 200 वर्ड्स की स्टोरी। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेट होते हैं कि आप उनको 200 वर्ड में नहीं समझा सकते किसी भी चीज़ को। बाय द वे, सडनली एक इंटरनेट का दौर आया, और कम से कम साल 2001 तक आते आते हमें कम से कम बैंडविड्थ कम थी, लेकिन कम से कम फोटोग्राफ और वर्ड्स की लिमिटेशन ख़त्म हो गई। तो सडनली ये जब, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ का ऑलरेडी चल रहा था 1999 से, मेरे एक सीनियर के दिमाग में आया किसी के, मेरा तो उसमें कोई योगदान नहीं था, कि ये इस पर हमें कुछ करना चाहिए इस केस के ऊपर, और ये हमारे पास में एक लिमिटेशन नहीं है, और विदेशों तक ये पूरी इंटरनेट, और ये इंटरनेशनल टाइप का इशू है, तो शायद इसमें लोग आएंगे। तो वहाँ पे मैं घुसा, और मैं वहाँ से कभी निकल नहीं पाया। लेकिन इसमें जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मतलब मैं कोई अपना सोच समझ कर, कि जैसे आपने बोला कि मैं नेताजी का भक्त, उस टाइम पे नहीं था। इट वॉज जस्ट एन लाइक, आप मेरे सीनियर हैं, आप एडिटर हैं, आप मुझे कहते हैं कि आज ये इंक्वायरी करके आ, और 25 साल से मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ उस बात की, और कुछ नहीं कर रहा। वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में रिसर्च बेसिकली, अगर आप देखेंगे, जो भी आप PhD वालों को पकड़ेंगे, रिसर्च यही इसी को बोलते हैं। लोग पूरा पूरा जीवन खपा देते हैं निकालने के लिए कि अकबर के ज़माने में सिक्के कैसे बनते थे। आप हिस्ट्री के जितने प्रोजेक्ट उठाएंगे दुनिया जहान भर के, और क्राइम की जहाँ तक बात है कि जो डेथ मिस्ट्रीज़ हैं, वो तो 2-2 हज़ार साल पुराने केस लोग अभी छोड़ने को राजी नहीं है। अभी तो अमेरिका में आपका जो कैनेडी असैसिनेशन हुआ था 1963 का जो केस है, अभी फाइलें खुली हैं उसके अंदर, फिल्में बन रही हैं, लोग नहीं भूलते ना। और आज हम बात कर रहे हैं, आज राजीव गांधी जी की आज की दिन ही हत्या हुई थी। भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी, भारत सरकार ने एक कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करी, हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में, कि अमेरिका ने मरवा दिया उनको। ठीक है, इस हद तक ये लोग गिर गए थे, उसके बावजूद वो इशू पिकअप नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, भारत के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐसे बहुत मर्डर मिस्ट्रीज़ या किसी के मरने को लेकर मिस्ट्रीज़ हुई हैं, शास्त्री जी को लेकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और लोग को। लेकिन समाओ सुभाष बोस का कोई ऐसा है, आज के दिन में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुभाष बोस आखिरी बार इस देश में देखा गया 1940 में, 41 में वो चले गए थे, उसके बीच में वो अरेस्ट हो गए थे। जो आदमी आज से 80-90 साल पहले से इस देश में नहीं है, आज के दिन में पॉडकास्ट की इस ज़माने में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, IITs में जा रहा हूँ, MIT बॉस्टन में गया, और अलग जगह भी जा रहा हूँ, इंग्लैंड में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। और सबसे कमाल की बात है कि सोचने सुनने वाले सारे यंग बच्चे आ रहे, बुढ़े नहीं आ रहे, बुढ़ों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यंग लड़के लड़कियां को कोई पता नहीं क्या है कि लोगों को बस में इंटरेस्ट है। अब वो डेथ मिस्ट्री है, क्यों है पता नहीं, लेकिन यंग ऑडियंस, हाँ यही मैं आपसे पूछने वाला इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है कि जब आप बात कैनेडी की करते हैं, या लाल बहादुर शास्त्री की करते हैं, या सुभाष चंद्र बोस की करते हैं, तो क्या ऐसा भी लगता है आपको? कई बार पूछूंगा तो वही बहुत सारी बातें उसमें, लेकिन शुरू में यही पूछना चाह रहा था, कई बार ऐसे भी लगता है क्या कि क्योंकि ये मिस्ट्री है, और मिस्ट्री हमेशा खींचती है, नेचुरल है, नेचुरल ह्यूमन, लोकप्रिय नेता है ना,
भाई Yes. शास्त्री जी युद्ध जीत कर पहुंचे थे ताशकंद, और कैनेडी तो खैर कोई बात ही नहीं है, पूरा उनके पीछे क्या अमेरिका खड़ा हुआ, पूरा में खड़ा हुआ। और हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी। आपने एक, मैं उससे पहले अगर आपको आपने लोकप्रिय की बात की तो उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम फाइलों पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आजकल बहुत नाम होता है, ठीक है, उसके पीछे कारण राजनीतिक हो क्या हो, पुरानी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्व की जो पुराने हमारे 1940-45 से पहले या उसके बाद में एक्टिव थे। अब उनके बारे में जब जाकर के नेशनल आर्काइव में हम जब फाइल चेक करते हैं तो उनमें से कईयों के पास डेडिकेटेड फाइल तक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की निगाह में वो इतने बड़े तीस मार खानी थे जितने आजकल उनको बताया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्पैचेस में नाम यहाँ छोटा छोटा कि होम डिपार्टमेंट की फ़ाइल है सन 37 की, उसमें नवंबर की फ़ाइल में पैराग्राफ नंबर 4 में उनका जिक्र है। सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जिनसे जुड़ी हुई या उनके नाम से 990 फाइलें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज़ करी हैं 1997 में। उसके बाद मेरा दोस्त चंद्रचूड़ और मैं, हमने जो पापड़ बेले हैं उसमें, उसकी वजह से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 1200 के आसपास या 100 की फाइलें रिलीज़ करी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रयासों से और साथ में नेताजी का परिवार मिल गया और इंडिया टुडे का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। मोदी सरकार ने 304 फाइलें पब्लिक करी हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट 2000 तो यहाँ हो गई। उसके अलावा क्योंकि मेरा फोकस सुभाष बोस की डेथ है, तो डेथ को रिलेटेड फाइलें मैंने CIA से रिकॉर्ड लिए हैं, अमेरिकन US आर्मी के रिकॉर्ड लिए हैं, तो अमेरिका से रिकॉर्ड निकाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ाइल निकाली है, इंग्लैंड में तो ऑब्वियसली फ़ाइलें बहुत सारी हैं, जापान के अंदर हैं, और अगर नेताजी का लाइफ एंड टाइम्स कवर करेंगे तो यूरोप के कई कंट्रीज़ में उन पर फाइल हैं। तो उस आदमी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस पूरे देश और दुनिया में कि उसकी बारे में इतनी सारी फाइलें विदेश में हर जगह पे मौजूद है। इस देश में अभी 2000 तो अभी हैं और अभी बहुत सी फाइलें बाहर नहीं आई हैं। तो ये आपको इनडायरेक्टली मालूम चले कि वो आदमी का स्टैचर क्या था साथ। ऑब्वियसली इस पर तो आऊँगा कि अभी क्यों नहीं बाहर आ रही, जबकि राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने भी ये बयान दिया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, और मैं टीवी में काम करता था, मैंने वो स्टेटमेंट एकदम ज़ोर शोर से चलवाई थी कि ये अगर हम सरकार में आएंगे तो वो सारी फाइलें हम रिलीज़ कर देंगे। तो उस पर आऊँगा, पर एक प्रश्न जो रह गया मेरा वो ये था कि कई बार आदमी की लोकप्रियता इतनी होती है कि उसकी मौत पर विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस की जो मौत है उस पर विश्वास ना करने का एक कारण क्या यही है, या आप इससे ज्यादा कुछ मानते कि नहीं भाई नहीं, बहुत कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है? भावना का दिल नहीं। मान मैंने रहा आपको हमारा। एग्जांपल दिया कि आज हम राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन बैठे हैं और उस पर भारत सरकार ने ही पार्लियामेंट में बोला था कि अमेरिका ने मरवाया इनडायरेक्टली। तो भारत सरकार के प्रयास करने के बावजूद राजीव गांधी जी की डेथ पे लेके इतना कोई आज कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लोगों ने दो चार, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, उनको एलटीटी ने मारा, दैट इज, उसमें और कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन किताबें आई हैं मेरे, वो मैं जानता हूँ, वो किस लेवल की आपको पता उसके। लेकिन सुभाष बोस की डेथ में क्या है कि 40 में वो आदमी गुम हो गया, उसके बाद में 41 में वो देश छोड़ के चला जाता है, गांव-गांव शहर में लेकर के उसको लेके चर्चाएं हैं, एक के बाद एक उसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद उसमें कमीशन इंक्वायरी, शास्त्री जी पे नहीं बैठा, कभी उसकी बैठ के बातचीत करेंगे, लोगों ने बोला, लेकिन किताब लिखी, एकदम शास्त्री जी पे बैठेंगे कोई कमीशन वमीशन नहीं बैठा और भी किसी मुद्दे पे नहीं बैठा। लेकिन इस विषय में कुछ ना कुछ खास बात है कि कमीशन कमेटी बार बार बन रहे हैं, और इवन कांग्रेस के टाइम पे सरकार का ये मानना है, जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये सरकार का फॉर्मुलेशन है, इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो सरकार इस बात को मानती है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तभी उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया। तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी समथिंग मोर। हाँ, सन 56 में शाहनवाज कमेटी बैठी, शाहनवाज तो खैर आर्मी उसमें ही थे। शाहनवाज खान के बारे में आपने बोला कि आई एम सॉरी बीच में काट रहा हूँ, वो कांग्रेस का आदमी था, सांसद। हाँ, सांसद हुए। नहीं, पूरी जिंदगी कांग्रेस में था, वो 1 साल बीजेपी उसमें रहा, कांग्रेस साथ नेताजी के साथ। खोसला कमीशन 1970, फिर मुखर्जी आयोग जिसने हट के कुछ कह दिया, फिर वो बना। मेरा ख्याल है पहला केस रहा होगा ऐसा, मतलब मर्डर मिस्ट्री, जिसमें 3 आयोग बने, और आज भी ये कहा जा रहा है कि मतलब खोसला मुखर्जी साहब के तो बाद में ये शिकायतें भी रह गई कि भाई हमें ना ढंग से बजट मिला, ना रिसोर्सेज मिले, हम तो ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उससे पहले बॉम्बे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। दुनिया में ऐसी कोई भी आज तक कोई इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज स्टेटमेंट दे कि सरकार का व्यू गलत है। कैनेडी वाले एसोसिएशन केस में आज के दिन तक अभी भी जो रिकॉर्ड पब्लिक हुए हैं, उन्होंने वारन कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया है। आप जो मर्जी बोलते रहिए टीवी के अंदर, लेकिन जो अमेरिका का जो व्यू है, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि एक अकेले आदमी ने गोली मारी थी
वो मारी थी। लेकिन मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ये बोल रही है कि सरकार का व्यू गलत है। तो जितनी कंस्पिरेसी थ्योरियाँ न केवल भारत या विदेश में जितने भी आप गिनती करेंगे पिछले 50, 60, 70, 80, 90 सालों में, मुखर्जी कमीशन पहला कमीशन था कि जहाँ पे कितना पढ़ा लिखा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, जिसको पता है कि ये क्या, वो सारी चीज़ को स्टडी करके ये बोलता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड गलत है। और उस कमीशन में वो अकेले आदमी थे? कमीशन में एक आदमी नहीं था, पूरा स्टाफ होता। तो उनके नीचे उनके सेक्रेटरी थे जो लॉ सेक्रेटरी थे उनके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, जस्टिस पांजा भी थे। तो एक आदमी नहीं, उनका स्टाफ था। तो लेकिन उनकी शिकायतें बहुत थी कि शिकायतें हम पहुंच जाते सच तक, लेकिन उनकी हमें शिकायतों नहीं। पे मैं आऊँगा क्योंकि मैं आपको हाँ। उनके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि ठीक मैं है। ओल्ड फैशन आदमी हूँ। हम लोग जब तक कोई जीवित हो हम उसके बारे में बातचीत नहीं करते। और मान लीजिए कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं इस देश के, कोई बात आप मुझे बताएंगे तो ऑब्वियसली उसको मैं जा करके किसी पॉडकास्ट में नहीं बोलूँगा आपके नाम से, ठीक है। तो लेकिन अब मुखर्जी साहब से बातचीत ऑब्वियसली हुई है, लेकिन अब वो चले गए हैं 2021 में। तो मैं खुल के बात करता हूँ कि उन्होंने हमको ये बताया था। सही। और आपके सामने आपको जजमेंट आप कीजिए कि मैं गलत हूँ कि सही। ये मुझे पूरा यकीन है कि इस रिसर्च में, इस इन्वेस्टिगेशन में आपके हाथ ऐसी बहुत सारी बातें लगी होंगी जो आप शायद अभी तक लिख ना पाएँ और कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा मैं कई उसको बार साबित नहीं कर सकता ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास कई बार वो सबूत नहीं होते। हम जर्नलिस्ट्स के साथ भी रहते हैं तो हमें पता है कि वो कहते हैं यार हमें पता तो है। ये तो जज के साथ भी होता है बहुत बार, जज कहते हैं कि हमें पता तो है लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप छोड़ सबूत देते हो। नहीं है और किसी का नाम लेना क्योंकि कोई रिकॉर्ड सेंसिटिव इशू है, क्या हो जाए पता नहीं। तो उसमें नहीं। सही। तो एक प्रश्न है जो हमारे प्रोड्यूसर कुंदन ने लिखा था कि ये ज़रूर पूछिए, यहाँ से शुरू कीजिए। मतलब शुरू तो हो चुका पॉडकास्ट कि भाई साहब उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली, जिस दिन के बारे में इतना धुंधलका छाया हुआ है। वहाँ लोग भी मौजूद थे, पूरा दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था, लेकिन एक्चुअली उस दिन क्या हुआ है? हर आदमी कुछ कुछ कहता है। आपने क्या पाया? देखिए ऐसा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब आप हमारे देश में एक बात करने का लहजा है कि हम कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 71 वॉर और 62 वॉर, 65 वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 71 की, सेकेंड वर्ल्ड 1971 की लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने स्कूल की पिकनिक भी नहीं है, ठीक है। ये आप उन देशों की बात कर रहे हैं जिनके पास हजारों हजार फाइटर प्लेन थे और जो 5-5 साल तक लड़ने का मादा रखते थे। हम लोग तो 10 दिन में हमारी हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत बड़े स्केल पे और बहुत वायलेंट लड़ाई चल रही थी और दुनिया और तरह की थी, एक्सिस फोर्सेस थी, वो थी। सुभाष बोस, हमारे देश का इंटरेस्ट जो था, एक्सिस जो दो दुनिया में दो डिवीज़न थे, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स मतलब आपके चर्चिल साहब इंग्लैंड और आपके अमेरिका बहादुर और बाकी लोग, और एक्सिस में आपके आ गए जर्मनी, इटली और जापान। अलाइड फोर्सेस जिनको हम आज भी हम सल्यूट मारते हैं भारत वाले, उनका भारत की इंडिपेंडेंस से कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं था, ना वो फ्री करना चाहते थे। चर्चिल ने हमारे को गालियाँ लिख करके दी हैं। लेकिन जो एक्सिस फोर्सेस थी इन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, वो हमें सपोर्ट कर रही थी, पहले से कर रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कर रही थी। जर्मनी हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट किया। तो वहाँ पे सुभाष बोस ने ये डिसीजन लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, भारत के पास में एक बड़ा अच्छा एक मौका आया है कि देश की आज़ादी ली जाए, और ये बिना फॉरेन की मदद से नहीं हो पाएगा। जो दूसरा जो तबका था जिसको हमने अपना लिया, हमारी देश की नीति बन गई। गांधी जी वगैरह चाहते थे कि ये समय संकट की घड़ी में अंग्रेजों को तंग नहीं करना चाहिए। अपनी चिंता नहीं थी, वो चिंता दुनिया की ज़्यादा चिंता हमारे देश में लोगों को है इस तरह का। तो ये सुभाष बोस एक्सिस फोर्स साइड में चले जाते हैं। करते 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 सुभाष बोस जब जर्मनी से जापान आते हैं सन 43 में, तो उनको ये मालूम था कि एक्सिस फोर्सेस लड़ाई हार रहे हैं। तो उनको मालूम है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन ये दिखाना जरूरी था, लड़ना जरूरी था, क्योंकि आज के जैसे समझना जरूरी है। क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यंग लोग इसको देख रहे हैं। आज का देश बहुत बदल गया, हम बहुत बदल गए हैं देश वाले। पहले ऐसे हालात नहीं थे। हम बात कर रहे हैं कि हम आपके पैदा होने से बहुत पहले की बात, 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हमारी जो मार मारी थी, जिस तरह से दिल्ली से लेके मेरठ तक, और इन्होंने सारे लोगों को तोपों से उड़ाया था। आप अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं थी। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है कि गोरा आदमी तुमसे लंबा चौड़ा है, तुमसे फिजिकली ज़्यादा पावरफुल है, दिमाग उसके पास में, सब कुछ उसके पास में, क्या लड़ाई करोगे उससे? आपको सलूट मारो ठीक रहोगे। तो ये एक लोग पूरे दिमाग में हो गया था कि एशिया के लोग, काले लोग अंग्रेज से नहीं लड़ सकते, वाइट आदमी आपसे सुपीरियर है। वो टूटना शुरू हुआ 1905 में, जब जापान ने
रशिया को हरा दिया, छोटी सी कंट्री और छोटे छोटे लोग थे जापानी। उसके बाद जापानियों ने 1943 में इन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, जो ये अंग्रेज के जो जितने सपोर्टर थे, इनको बड़ी बुरी मार मारी उन्होंने वहाँ पे। ये सब मैदान छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। तब लोगों में जोश आया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, जब जापानी हरा सकते हैं ये 5-5 फुट वाले, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया, तो लोगों में तो सुभाष बोस का जो दुस्साहस था कि वो मैं पूरी फौज खड़ी करके मारूंगा इनको, पूरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करी। वो गवर्नमेंट के हेड थे, उन्होंने फौज नहीं बनाई, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट बनाई। फौज तो पहले बन चुकी, फौज तो बन चुकी थी, पिट गई थी वो, बनी भी वो फेल भी हो गई थी। तो वो क्योंकि उनका लीडर नहीं था अच्छा कोई, सुभाष बोस ने पूरी गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया अलग अलग कंट्री ने, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए उसकी। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वो पूरे उनके लेटर्स वैसे ही बन के आते थे, पूरे डिपार्टमेंट था, बैंक थे, ये था, मतलब पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट चली, बजट बनाया पूरा। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने, जब उनको मालूम था, वो करते 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 उनको मालूम था कि जापानी लड़ाई हारे, जापान को एक दिन में लड़ाई नहीं हारे, को मालूम था ही हारने वाले। तो अगर आप मुझसे पूछे, मुझे जो मेरी सोर्सेस क्या इन्फॉर्मेशन का, तो मेरा सोर्स इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा ज़माने। किसी भी घटना को जानने के लिए आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कुतुब मीनार किसने बनाई है, तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि उस ज़माने के अभिलेख क्या हैं, या कुतुब मीनार के ऊपर क्या लिखा हुआ। उसके बाद में मैं किताब पढ़ूंगा किसी भाई की भी, वो किसने बनाया वो नहीं बनाया। तो उस ज़माने के, क्योंकि इस पर इतनी इंक्वायरियाँ वगैरह हो चुकी हैं, फाइलें बाहर निकली हैं, तो हमारे पास में उस ज़माने के जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिन लोगों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी इंक्वायरी करवाई थी, जिन लोगों के सामने घटित, जिनका आप कह रहे हैं नाम की, लोगों के सामने घटित हुआ, तो वो लोग जिंदा रहे, उसमें से लोग भारत में रहे। प्रीतम सिंह 2010 में मरे आखिरी आदमी, बाकी लोग भी जिंदा थे 90 तक। तो उनके अकाउंट्स अवेलेबल हैं किताबों में, यहाँ पे मिले उनसे। उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने कमीशन कमेटी में गवाहियाँ दी हैं, तो आप वो पढ़ा, कमीशन कमेटी में क्या बोला, उसको आपने कंपेयर किया रिपोर्ट से, इंटेलिजेंस की पहले की रिपोर्ट से, तो ये सारा का सारा है। तो उससे अगर लबोलबाब निकल कर के आता है कि सुभाष बोस को ये मालूम था कि लड़ाई हार रहे हैं, तो वो जो आपस में बातचीत हुई उसमें ये वो निकला कि अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है, अंग्रेज आपको पकड़ के मार देंगे, और जहाँ आप मारे गए ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बचना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो प्लानिंग स्टार्ट करी कि आप, लड़ाई ख़त्म होने वाली है, लड़ाई ये हारने वाले हैं जापानी जो हमको मदद कर रहे हैं, तो हम क्या एक्शन, क्या आगे क्या कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट से मदद ली जाए। अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट हमारे लिए आज गाली है, उस ज़माने में गाली नहीं था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की। तो माओ उस टाइम पे भारत के लिए कोई ख़राब फिगर नहीं था। हो ची मिन से मदद ली जाए, गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने आनंद मोहन साय को भेजा, नेताजी ने वहाँ पे बात करने के लिए। बातचीत हुई, आनंद मोहन साय उनका दोस्त बन गया, बाद में हमारा एम्बेसडर रहा बहुत टाइम तक वहाँ पे, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो टेबल पे था कि रूस पहले मदद कर चुका है, रूस के अलावा और कोई कंट्री नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में उनको संरक्षण देगी। तो वो प्लानिंग हुई, और वहाँ पे खबर निकल के आती है कि दिसंबर 1944 में सुभाष बोस ने सीक्रेट ट्रिप करी है रशिया की। और उसके बाद में फिर ये कहानी एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के एकदम बाद में ये 15 अगस्त को जापानियों ने डिक्लेयर किया कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, और उसके 3 दिन बाद वो कहा जाता है कि ये प्लेन क्रैश की घटना घटी। उसके ऊपर जब उस पर इंक्वायरियाँ होती हैं, तो जैसे पहली बात ये बोली, ये सारी की सारी सुभाष बोस की जो डेथ की जो कहानी है वो बेसिकली आई विटनेस अकाउंट के ऊपर है। उसमें कोई, जैसे मान लीजिए कि हमारे संजय गांधी जी की डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर, तो संजय गांधी जी आए एयरपोर्ट पे, सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में, तो लोगों ने आते देखा, तो क्लियर आई विटनेस अकाउंट है कि संजय गांधी जी को हमने आते देखा। संजय गांधी जी जहाज़ में चढ़ गए, लोगों ने जहाज़ में चढ़ते देखा, 2 लोग थे, जहाज़ ऊपर गया, जहाज़ अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो डेथ हो गई, और उनकी बॉडी रिट्रीव हुई है, बॉडीज़ की फोटोग्राफ्स हैं। तो एविडेंस इज़ वेरी क्लियर, वही आपका सिंधिया जी के बारे में और चीज़ों के बारे में क्लियर दिखाई देगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अंग्रेजों ने उस ज़माने में, बाकी लोगों ने, ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, सिर्फ लोगों ने वर्बली स्टेटमेंट दिया कि ये प्लेन क्रैश हुआ, ऐसे हुआ, वैसे गए, ऐसे गए। तो जब उनकी इंटरोगेशन स्टार्ट हुई, अब जिसके मान लीजिए कि हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और हमारे आंखों के सामने मान लीजिए ग्लास पड़ा हुआ है, तो आज क्या आने वाले 40-50 साल तक आपका दिमाग, चाहे बाकी बातें भूल जाएं कि अनुज ने क्या कपड़े पहन रखे थे, मैंने कपड़े क्या पहन रखे थे, लेकिन कोई आपको ये बोले कि हाँ जी यहाँ तो उन्होंने बियर की बोतल रखी हुई थी, तो आपको दिमाग में इतनी गड़बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ आप भूल जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आप नहीं करेंगे। तो जब इन लोगों को बोला गया, रिकॉल करो कि क्या हुआ था वहाँ पे, आप कह रहे हैं कि वो सुभाष बोस प्लेन क्रैश में थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी VIP है, नॉर्मल आदमी नहीं है, और जो ऑफिशियल वर्जन के हिसाब से वो जिंदा जल के मर गया, और जब आग लगी बॉडी में तो कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। इतना भयानक दृश्य आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे। चला उनका
1.5-2 दिन थोड़े होश में आए, ये सब बातें जो नहीं जिन बात। लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटते देखा, जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो हर एक आदमी अलग अलग कहानी दे रहा है। ठीक है, एक आदमी कहता जी मैंने बाहर निकाला, दूसरा कहता जी मैंने निकाला, तीसरा कहता जी मैंने निकाला। ठीक है, फिर मैं जो मेन विटनेस हूँ हबीबुर रहमान, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार उसने अपना मुंह खोला है, उसकी कहानी पिछली कहानी से मेल नहीं खाती थी। पहले अमेरिकन को उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम जहाज से कैसे बाहर निकले, फिर अंग्रेज को कह रहा है जी मैंने ही बाहर निकाला था, तीसरे आदमी को उसने और कहानी दी है। तो इसका जो निचोड़ निकलता है उसको आपको हम लोग बेकार में, मतलब उसका समझने के लिए हम आते हैं सीधा साल 1997 पे। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्कस करने समझने वाले कोर्ट कचहरी वकील और जज हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो पत्रकार लोग, हमारी तो लिमिटेशंस है। 1997 के अंदर नेताजी को लेकर के इस देश में एकदम से फिर से लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो गया था। उसके अलग अलग कारण थे। तो करते करते किसी भाई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस डाल दिया, और लोगों ने, कईयों ने कहा कि साहब नेताजी की कहा जाता है प्लेन क्रश में डेथ हो गई है और उनकी अस्थियां जापान में किसी मंदिर में पड़ी है, उसको लाने का, रनकोजी टेम्पल, उसको लाने का टाइम आ गया। तो लोगों ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी थी। तो किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि आप पहले साबित तो करो उनकी अस्थियां आप कैसे लेकर आ जाओगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, ये ग्रेटर क्लास में रहते थे, बाद में मैं उनसे मिला था। मैं आप कोर्ट ऑर्डर कोर्ट करता हूँ, मैं उनकी पर्सनली जो बात बोली है वो खतरनाक है, वो नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। अब सरकार के बारे में एक बात ध्यान रखना कि सरकार पार्लियामेंट में कुछ बोलती है और बाहर कुछ बोलती है, और कमीशन के सामने कुछ और बोलती है। इनकी स्टेटमेंट मैच नहीं करती आपस में। ठीक है, तो मीडिया में तो इनके स्पोक्स पर्सन आ जाएंगे, वो कुछ और जुमला देंगे, लेकिन कोर्ट में ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो वहाँ सरकारी वकील ने, मैं कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोर्ट में जज ने क्या बोला वो नहीं कोर्ट कर रहा, कोर्ट का ऑर्डर, उसमें साफ मेंशन किया कि प्लेन कैश की थ्योरी की बात की जाती है, लेकिन आई विटनेस अकाउंट बहुत ज़्यादा स्केची और कंट्राडिक्टरी है। तो कोर्ट ने बोला आप खुद एडमिट कर रहे हो कि उनकी प्रॉब्लम है प्लेन कैश थ्योरी में, इसका मतलब पहले जो आपने इंक्वायरी वगैरह कुछ भी कराई है वो क्लियर नहीं है, आप उसकी इंक्वायरी फ्रेश न्यू कराओ। ये ऑर्डर आया तो जाकर के फिर ये उस टाइम पे गवर्नमेंट देवीगौड़ा जी की थे, जो भी केस लगा, जब ये ऑर्डर आया तो गवर्नमेंट बन गई थी वाजपेयी जी की। फिर इन्होंने यहाँ पे, ये इनके पास ऑप्शन नहीं था और गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री फेवर में नहीं थी, लेकिन सोरी सराब जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, आपको कमीशन बनानी पड़ेगी। कमीशन बनाएगी और जस्टिस मुखर्जी का नाम उसमें सिलेक्ट हुआ, तब ये तीसरा कमीशन बना। तो उसमें जस्टिस थॉमस का नाम था, लेकिन वो मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बाद में जस्टिस मुखर्जी का नाम आया। पॉइंट जो मैं आपके सामने रेज कर रहा हूँ कि मुखर्जी कमीशन के सामने होता क्या कि कमीशन जो होती है उसके सामने अलग अलग पार्टीज होती हैं और वकील भी होते हैं उनके। ठीक है, तो गवर्नमेंट का वकील भी था, मैंने कई बार साथ में चाय पी उसके साथ बैठ करके, अभी उनकी डेथ हो गई है। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बात नहीं कर रहा। सरकारी वकील ने, और कमीशन के सामने एक होता है आर्गूमेंट सेशन कि 4-5 साल 2-3 साल इंक्वायरी होगी और उसके एंड में एक आर्गूमेंट सारे के सारे वकील देंगे अपना कि वो क्या मानते हैं। तो जब मुखर्जी कमीशन का आर्गूमेंट सेशन हुआ है वो हुआ है साल 2005 में फरवरी के आसपास में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, तो बीजेपी बीच में नहीं आती, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे बहुत टाइम तक। तो उसमें सारे वकीलों ने ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रश नहीं हुआ है। सरकारी वकील ने भी ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रश की कहानी झूठी है। जब वो कमीशन ने वही रिपोर्ट दी, सारे वकील यही कह रहे हैं, सब लोगों ने यही बात बोली कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ उनके हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से। तब उन्होंने जब रिपोर्ट दी कि नहीं हुआ, जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है तो अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है। उस टाइम थी ऑलरेडी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। इन्होंने रातों रात पलटा मार दिया। अब सडनली काजी मर गए प्लेन क्रैश में। अब उनको कोई चैलेंज नहीं करता, मेरे पास में कोई प्रशांत भूषण नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, कोई चैलेंज करता नहीं, तो कहानी दब गई। तो गवर्नमेंट का व्यू बड़ा क्लियर है, उल्टा सीधा, कोर्ट में कुछ बोलो, कमीशन में कुछ बोलो और पार्लियामेंट में कुछ और बोलो जाकर के। तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो लोग अलग अलग भाषा में बातचीत करेंगे। कमीशन के सामने और कोर्ट के सामने भारत सरकार ने माना है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी गलत है, और रिपोर्ट मिलने के बाद में उन्होंने पार्लियामेंट में कोई और स्टेटमेंट दी। रिंकोजी मंदिर को लेकर भी ये कहा गया था कि अगर वहाँ अस्थियां हैं तो उनका डीएनए करा लिया जाए। हाँ जी, कुछ इस विषय में हुआ? उसके विषय में देखिए ऐसा है कि देखिए, एक तो पहली बात है कि भारत में लोग बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं, ठीक है, खासकर ऊपर के लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर के लोग, छोटे मोटे नहीं। अमेरिकन FBI ने पहली बार साल 92-93 में, अमेरिका का भी थोड़ा प्लीज इसमें ऐड कीजिएगा, क्या रोल है वो? आप बार बार जो आपकी बातों में अमेरिका है, इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इसमें? नहीं, अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जो इस पूरे केस की जो इंक्वायरी पहली बार शुरू हुई थी नेताजी की डेथ की, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अमेरिकन आर्मी ने स्टार्ट किया। बिकॉज वो जो प्लेन क्रैश आपने कहा ना ताइवान में हुआ था, और ताइवान और जापान में कब्जा अमेरिकन ने किया था 45 के बाद, लड़ाई ख़त्म होने के बाद में।
तो नेताजी की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट करने वाले अमेरिकन। तो उसके बाद में और रिपोर्टें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सूचना का अधिकार जैसे हमारी कंट्री में, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, 1964 में अमेरिका में आया था, उसके बाद से अलग अलग देशों में हो गया, अब हमारी कंट्री में भगवान भला करे आ गया। तो अब तो बहुत कमज़ोर हो गया। हाँ, वहाँ वो एक फटीक हर जगह आती है, अमेरिका के अंदर भी लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन वो ये था, जब मुखर्जी कमीशन काम कर रही थी साल 2002-3 में, तो मुखर्जी कमीशन को बोला गया और उन्होंने कहा कि हमको नेताजी से जुड़े हुए, उनकी डेथ से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स अमेरिका में जो है हमको एक्सेस करना चाहिए। तो उन्होंने ये बात हमारे विदेश मंत्रालय से पूछी, और विदेश मंत्रालय के लोग, आई कैन टेल यू, दे वर होस्टाइल, ठीक है, वो होस्टाइल थे, वो बड़ा ओपन शट केस है, होस्टाइल लोग हैं, इनको कोई सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है और ये केस को दबाने के चक्कर में थे। तो इनको, जब मैं होस्टाइल हूँ तो मैं आपको कोई आइडिया नहीं दूंगा, तो उन्होंने आइडिया नहीं दिया कोई। तब बात इनको अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली ने इनको आइडिया दिए थे कि आप हमारे कंट्री में जो हमारे आर्काइव्स हैं वहाँ पे जाकर के कोई रिसर्च करा करके वहाँ से निकाल लीजिए, जो रिकॉर्ड आपका डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड है अमेरिका में है वो आपको मिल जाएगा। वो हमारे आर्काइव अलग अलग जगह है, जिसमें से मेन आर्काइव हमारा मैरीलैंड कॉलेज पार्क में वाशिंगटन के पास में नेशनल आर्काइव ऑफ अमेरिका, जो नारा बोलते हैं। तो ये बात मुखर्जी कमीशन को कन्वे की गई कि अमेरिका में जो डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं वो इन आर्काइव्स में है। तो मुखर्जी कमीशन ने फिर भारत सरकार को बोला कि आप कोई रिसर्चर वहाँ पे ढूंढ लीजिए, कोई इंडियन स्टूडेंट हो या इंडियंस वगैरह हो, इसको थोड़ा पैसा दे करके हम लोग या फिर वो नेताजी के नाम पे वो रिसर्च करके वो डॉक्यूमेंट निकाल दे। ये उन्होंने भारत सरकार को बात बोली। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत सरकार ने खुद मुखर्जी कमीशन को बोला कि जो सीक्रेट रिकॉर्ड है अमेरिकन सरकार के, उसको लेने के लिए आपको अमेरिकन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, FOIA है, जो हमारे RTI कहते हैं, उसको FOI को यूज़ करना पड़ता है। और FOIA के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी सीक्रेट फाइल आपको चाहिए। अब फाइल ही सीक्रेट है तो मैं आपको कैसे बताऊं फाइल कौन सी, ठीक है ना, तो वो उनको निकालना मुश्किल है। तो भारत सरकार ने सीक्रेट फाइल लेने से तो मना कर दिया, ये एग्जांपल दे करके। तो मुखर्जी कमीशन ने उनको पुश किया कि फिर आप कोई ढूंढिए इंडियन वहाँ पे रिसर्चर वगैरह। अब सवाल की बात ये है कि अगर आप भारत के, अगर आप चले जाएँ ऊपर के जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर, और उनकी अगर काउंटिंग करें तो मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे हैं तो उसमें से कम 60 के बच्चे अमेरिका में बैठे होंगे इस वक्त, ठीक है, और सारे के सारे ग्रीन कार्ड के और पासपोर्ट के चक्कर में होंगे। सबका खानदान अमेरिका में सेटल हो रखा है, और 5 साल तक भारत सरकार कोई अमेरिका में रिसर्चर नहीं ढूंढ सकी। अपने आप को सुपर पावर बताते हो, सबके खानदान वहाँ बैठे हुए हैं, और आपको एक रिसर्चर पूरे अमेरिका में नहीं मिला कोई आपको ढूंढने के लिए, उन्होंने नहीं किया। मैं यहाँ दिल्ली में मेट्रो में घूमने वाला आदमी हूँ, ये जो कह रहे हैं कि FOIA में मिलता नहीं है, हमने दिल्ली में बैठे बैठे CIA के 2 सीक्रेट रिकॉर्ड ढूंढ लिए, ठीक है, और उनको अब ये कि FOIA में और RTI में फ़र्क है कि RTI में सिर्फ भारतीय पूछ सकते हैं, FOIA वर्ल्ड वाइड है, और दुनिया में इकलौती एजेंसी इंटेलिजेंस की जो आंसर देती है CIA। तो CIA के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगाई, मेरा डाकिया पागल हो गया था, घर में चिट्ठी आती थी CIA के नाम से। उसने कहा जी, मेरे तो फाइल उन्होंने खोल दी होगी मेरे पढ़ों पे कि चिट्ठी आती है इसको CIA के नाम से, इसको क्या आदमी है ये। तो वो हमने उनको अप्लाई किया, तो उन्होंने हमको आंसर दिया कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी पे हम आपको नहीं दे सकते। फिर जैसे भारत में होता है कि अगर आप आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो यू मेक अ रिविजन, अपील के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पे एक पैनल बैठता है। तो उनको मैंने वहाँ पे उनको हमने डाला, अपने एग्जाम्पल दिए कि क्यों उसको, मैंने उनको जैसे एग्जाम्पल उनको मैंने ये उनको लिख करके दिया कि हमें आपके 2 ही चीज़ होती हैं जो इंटेलिजेंस वाले शेयर नहीं करना चाहते। एक तो आपके सोर्स कि आपका मुखबिर कौन है, कौन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा आपने इंटेलिजेंस कलेक्ट कैसे करी है। ये 2 चीज़ें सीक्रेट है, बाकी चीज़ मैंने कहा जी हमें उसी का मतलब नहीं है, हम रिसर्चर आदमी, हमको इंटेलिजेंस का आदमी नहीं है, आप ये दोनों के नाम छुपा दो लेकिन बाकी माल मत्ता हमको दे दो। तो उन्होंने दे दिया मेरे को, वो 2 रिकॉर्ड दिए, उसमें से एक रिकॉर्ड में नेताजी की रशिया होने की बात है। तो उसका एग्जाम्पल, उसका ये मतलब, मैं उसके बाद में मेरा दावा है कि मैं CIA से तो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन जो दिल्ली में जो गांधी भक्त बैठे हैं इनसे आप कुछ नहीं निकाल सकते। ये बड़े पक्के आदमी हैं, ये किसी को कानी कौड़ी नहीं देने वाले। कैसे हमने निकाला, मुझे पता है कि हमने कितने नाक रगड़ी हैं अपनी ये फाइलें खुलवाने में, बिल्कुल हॉस्टाइल हैं, देना नहीं चाहते चीज़ों को। ओके तो ये हालत है। तो ये पूरा सुभाष बोस का जो पूरा मुद्दा था कि इन्होंने पूरे मुखर्जी कमीशन के सामने इन्होंने ये बोला, वहाँ बोला। तो मोटा मोटा जो कहानी, जो उसका मैं पूरा क्रक्स मैटर मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को ये मालूम चल गया था कि पूरी कहानी इज़ बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट्स कि 5, 7, 8 आदमी हैं जिन्होंने कहा कि सुभाष बोस बैंकॉक में था, सुभाष बोस यहाँ था, प्लेन क्रैश में था, यहाँ जल गया, यहाँ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ लेकिन मर गए, और यहाँ हमने कमीशन कर दी, अस्थि वहाँ पे, अस्थि से तो कोई एविडेंस निकलेगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको कन्फर्म करने का एक ही तरीका है कि ये जो सारे आई विटनेस कह रहे हैं कि
यहाँ प्लेन क्रैश हुआ था और हॉस्पिटल ले गए थे उनको, तो रिकॉर्ड बनेगा हॉस्पिटल में, है ना। और डॉक्टर क्या रहा, डॉक्टर आया, उसने कहा जी मैंने सर्टिफिकेट बनाया उनके नाम का। तो उसे का इसकी कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि आप ताइवान में जाके इंक्वायरी करवाओ और वहाँ जाकर के खासकर ये रिकॉर्ड चेक करो। तो ये बात अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गई थी जिन्होंने मेन इंक्वायरी स्टार्ट की थी 1946 में। लेकिन बाय द टाइम अंग्रेज इस लेवल तक पहुँचते हैं, उनका हिंदुस्तान में दुकान उनकी बंद हो गई थी, तो ऑफिस बंद हो गई, या फिर उन्होंने करा है उसके रिकॉर्ड हमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो अभी तक डीक्लासिफाइड फाइल्स निकल के आई हैं, अंग्रेज ताइवान में इंक्वायरी ढंग की नहीं करवा पाए। भारत सरकार का मेरा मतलब है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने इंक्वायरी करवानी शुरू करी थी। तो 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी, पंडित जी ऑलरेडी देश के चला रहे थे, सरदार पटेल ऑलरेडी कंट्री के गृह मंत्री थे, लोगों को पता नहीं इस बात का। 47 में नहीं बने हैं वो लोग, पहले से बन चुके हैं। लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, लोगों को ये भी नहीं पता कि पहले चुनाव होते थे, सरकारें तब भी बनती थी। हाँ बहुत कुछ चीज़ें लोगों को लगता है कि वो कोई नई चीज़ नहीं, 50-52 के बाद हाँ वो पहले भी हो। तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग पहले की बनी। आजकल तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी बनाई हुई है या हम डेमोक्रेसी हम लेकर आए। असेंबली थी, सब कुछ सब चलता था। हाँ, हमारे तो कल्चर में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, ये तो अंग्रेजों की चीज़ें हमको दी हुई हैं सारी की सारी। तो ये 46 की जो इनको सरकार को मालूम चल गया कि ताइवान में जो रिकॉर्ड हैं उसमें गड़बड़ है, और इनका रिएक्शन था मुंह बंद कर लो। अगर 46 को छोड़ दो, 1951 तक आते आते पंडित जी के लेवल तक के नोट्स हैं जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ये मेंशन कर रहा है, राइटिंग में लिख रहा है कि वहाँ जो रिकॉर्ड मिले हैं उससे वो डेथ में प्रॉब्लम आ रही है स्टोरी के अंदर। भारत सरकार का रिएक्शन क्या था? अपना मुंह बंद कर लो। तो अब उसको आप पूरा निचोड़ अगर निकालेंगे गन्ने का जूस, पूरी नेताजी की डेथ मिस्ट्री का जो कंफर्म या उसको रूल आउट करने का जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट एविडेंस ये है कि आई विटनेस ये बोलते हैं कि इस आदमी को हम हॉस्पिटल ले गए थे, उसका वहाँ इलाज हुआ था और डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया, वो मर गए, हमने क्रिमेट कर दिया। लेकिन उसके जब रिकॉर्ड जो है वो ताइवान में है, तो भारत सरकार ताइवान में इंक्वायरी नहीं चाहती। इन्होंने गाली गलौच दी है ताइवान को प्राइवेट रिकॉर्ड्स में। लेकिन जब ताइवान में कोई इंक्वायरी की गई, ताइवान वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी आपकी हेल्प करी है। ये लोग बैठ के गाली दे रहे हैं, इनके दिल में चोर था तो कह रहे वहाँ मत जाओ, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है। जब आप उनके पास में गए, वो बेचारे बड़े शरीफ आदमी आपको कागज़ खोल के दिखा देते हैं। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स गए हैं। इंडिपेंडेंट रिसर्च की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इंक्वायरी कराई है 56 में, उसकी रिपोर्ट उन्होंने गोल कर दी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में मेंशन है कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो गवर्नमेंट के व्यू के खिलाफ में है, जैसे फॉर एग्जांपल इनको इनपुट मिले 51 में कि सुभाष बोस का रूस जाने का प्लानिंग थी, क्योंकि ये सारी बातें इंटेलिजेंस के अंदर थी, वो गोल कर दिया उन्होंने। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, उस पोर्शन को डिलीट कर दिया। तो भारत सरकार किसी भी इंक्वायरी को ताइवान में नहीं होने देना चाहती। और इसका जो आप कह सकते हैं जो लास्ट जो इसका क्लाइमेक्स हुआ था, जब मुखर्जी आयोग बैठा, तो उसकी तो मुझे डायरेक्ट नॉलेज है। जो पहले घटना घटी वो तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो तो रिकॉर्ड देखे या लोगों से बातचीत की, ये तो मेरी नॉलेज में है। मैंने जस्टिस मुखर्जी कमीशन को बताया कि ताइवान का यहाँ वसंत विहार में इनका ट्रेड मिशन बैठा हुआ, लेकिन नाम का ट्रेड मिशन ऐसे ऐसे की एम्बेसी है वो। ये लोग बहुत सुन के इन्होंने मुझे, वो जस्टिस पांजा ने मुझे बहुत बोला, कहता यार ये तो हमें कुछ बताते नहीं, ये लोग चुप चुप होकर बैठे हुए, इन्होंने हमें कोई बताया नहीं कि ताइवान का दिल्ली में ऑफिस है। मैंने कहा जी यहाँ पर है वसंत विहार के अंदर, अभी नंबर भी दूंगा आपको वहाँ का। हम तो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं ना, हम ऐसे मानते ही नहीं कुछ उनका। वन चाइना पॉलिसी का तो ऐसी की तैसी इनकी, वो माने ना माने हमारे, हम मानते हैं, हम बड़े चाइना के बड़े फेवर में आ गए, वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। तो ताइवान का ट्रेड मिशन दिल्ली बैठा हुआ, हमारी वहाँ पे ऑफिस खुल गया। ये अभी हो गया, पहले तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अभी है कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने, अब हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो किसी गवर्नमेंट के नहीं है, तो मैंने उनसे बातचीत करी इनडायरेक्टली, और उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप हमारी गवर्नमेंट को लिखो। देन दे टोल्ड मी, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट दे टोल्ड मी टू राइट टू द गवर्नमेंट। तो मैंने भारत की जनता के बिहाफ पे राष्ट्रपति जो चेन शुबियान जी को, उनको मैंने एक विनती करी कि आप अपने रिकॉर्ड चेक करके बताओ, ये इसका बहुत हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ताइवान का मेयर और स्पेसिफिकली जो वहाँ का जो राष्ट्रपति ने चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी उनके मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, उसने कहा जी मेरे को चिट्ठी भेजी उसमें ईमेल कि सारे मैंने रिकॉर्ड चेक कर लिए उस ज़माने के, यहाँ पे कोई प्लेन क्रैश उस टाइम पे नहीं हुआ। एक क्रैश हुआ था जिसमें अमेरिकन POWs में थे, वो भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके हमारे, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे दिया, मैंने उठा करके मुखर्जी कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कमीशन को। अब वो लेकर के कमीशन ने ताइवान गवर्नमेंट से बात शुरू कर दी, क्योंकि मैंने उनको ईमेल फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही भारत सरकार को ये मालूम चला कि ये लोग हमको बाईपास कर गए, ये लोग नाराज हो गए से, कहते जी आप वहाँ मत जाओ, आप उनसे बात मत करो,
गलत बात है, हमसे अप्रोच करो, ये हमको ईमेल फॉरवर्ड करो, ये रिकॉर्ड पर है, जो आपको मैं बात करूँ सब रिकॉर्ड पर है। इनके मैंने नहीं तो चीन की नाराजगी कारण हो सकता है, नहीं मानते आप ऐसा? नहीं, चीन का कोई मतलब नहीं, ये अपने दिल में चोर हैं लोग। चीन का क्या असर लेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? क्योंकि जब भी ये बात हुई है तब ये कहा गया चीन का कोई लेना, देखिए ह्यूमन राइट्स का इशू में कोई चीन में कोई बीच में नहीं आने वाला। फॉरेन रिलेशंस जो है हमारे वो खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप खराब होंगी, तो इसलिए नहीं बता रहे हम। मतलब जब भी आम पब्लिक पढ़ती है इसके बारे में कभी भी, तो यही पाती है कि अगर सरकार कहीं से भी कुछ असहयोग कर रही होगी तो उसका कारण यही है साहब कि देखिए विदेशी रिश्ते खराब हो जाएंगे, अगर विदेशों से रिश्ते। इसका जो कारण अगर आप बोल रहे हैं तो जो हमें दिया था सरकार ने, अगर आप मैं इसको इस पॉइंट को अगर आपको मैं अगर हूँ तो हमने सूचना का अधिकार में हमने साल 2006 में एक एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है, इनसे हमने रिकॉर्ड मांगे। तो इन्होंने पहले हमें इन्होंने बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी हम आपको नहीं देंगे। तो सूचना के अधिकार में क्या होता है कि आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं फिर आके CIC में, और उस टाइम पे सूचना का अधिकार को लेके काफ़ी लोगों में बहुत जोश था। तो हम लोगों ने उस पर लगा दिया। अब वहाँ गए तो जिस इनका जो रवैया था वो बहुत ख़राब था सरकारी लोगों का, होम मिनिस्ट्री वालों का। तो सूचना के अधिकार में वहाँ पे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी हियरिंग हुई, वहाँ पे 4-5 हुई थी। तो इसमें सारे कमिश्नर, वजाद हबीबुल्ला जी उस टाइम पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, और अपने बाकी जितने कमिश्नर थे सारे आ गए। पूरी वो ज़माने मेरी किस्मत ख़राब है कि TV चैनल इतने ज़्यादा इसमें थे नहीं चीज़ों में, लेकिन पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ था कि 5 कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, अपने डॉक्टर OP केजरीवाल, ये अपने अलग अलग लोग सारे के सारे बैठे थे वहाँ पे, सारे कमिश्नर जो थे, और ये सारे कांग्रेस के अपॉइंटेड लोग थे। उस दिन मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, 5-6 की। और वहाँ से गृह मंत्रालय के लोग आए, जिसमें से एक मिस्टर गोयल थे जो बाद में होम सेक्रेटरी बने, तो जॉइंट सेक्रेटरी आया था, गोयल साहब बाद में होम सेक्रेटरी बने। और एक आदमी आया था, वो मुझे शक्ल से लगा IBC की शक्ल देके आदमी पहचान सकता है कि आंखों में कुछ ऐसा होता है कुछ करके, वो घूर के दिख रहा था मेरे को, तो IB का आदमी होगा। तो ये आके हमसे लड़ पड़े वहाँ जा करके। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि आप कमरे बंद करके तो आप मुझे हड़का सकते हो, लेकिन आपके सामने अगर कमिश्नर बैठे हैं और उनको जज की उनको मिली हुई है उनकी स्टैंडिंग, उनको समझ में आ कि ये लोग बकवास कर रहे हैं बैठ करके, तो उनके वहाँ मुंह से निकल गया। और ये रिकॉर्ड पर है, मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ, दैट्स अ रीज़न व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि सब कुछ रिकॉर्ड के पर है। इन्होंने रिकॉर्ड पे ये बोला कि गृह मंत्रालय के पास में कोई 70,000 के आसपास पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए हैं, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि अगर हम उसको निकाल दें तो पूरे देश में और खासकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने ये कभी विदेश की बात वहाँ नहीं करी, यहाँ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोली है, खासकर बंगाल और ये सब कहा इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसने ये हम इसको नहीं दे सकते। तब सूचना के अधिकार उन्होंने जो अपने सूचना का जो आयोग था, उन्होंने वजाद साहब ने उन्होंने कहा कि ये नथिंग डूइंग, आज के ज़माने में अब ये कैसे आप, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं है ये हो क्या रहा है, वो ऐसी अजीबोगरीब सी बात उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये हो जाएगा मारे जाएंगे लोग करके, वो घबरा गए बेचारे वो लोग, और ऊपर से हमको आके दिखा रहे थे। तो उन्होंने देख लिया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं लोग। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप, हमने उनसे 200 रिकॉर्ड मांगे थे, उन्होंने बोला कि इनको ये 200 रिकॉर्ड दो और ये सारे 70,000 पन्ने आप नेशनल आर्काइव में डाल दो। तो वो 200 फिर बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA की मीटिंग हुई इसके ऊपर, बाय द वे, यू बिलीव दैट? बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग इशू है, छोटा इशू नहीं है ये कोई आरुषि तलवार वाला केस नहीं है, ये PMO तक गया है। तो CCPA की मीटिंग हुई, उस CCPA की मीटिंग में उन्होंने मेरे ख्याल से पार्शियल डिस्क्लोजर की बात करी है। 200 में से 90 के आसपास रिकॉर्ड उन्होंने हमको दिए, जिसमें से IB की रिपोर्ट थी, मलिक साहब वगैरह उन लोगों की, और उसके अलावा उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 10-12 हज़ार पन्ने जो जिसकी वो 1000 फाइलें निकली, वो उन्होंने 2010 में इन्होंने नेशनल आर्काइव में भेज दिए। अब वो नेशनल आर्काइव में जब गए तो वहाँ पे होता क्या कि टाइम लगता है उसको, आप नीचे पेजिनेशन करना का सिक्योर करना प्रोसेस होती है, उसको पूरा उसको आप डालते हैं, वो करते 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 वहाँ पे वो 14 तक खुला जा करके, 14 के मतलब आप लगाइए आखिर में जा करके वो हमें मालूम चला कि ये रिकॉर्ड खुल गए। अब क्योंकि मैंने और चंद्रचूड़ हम उनके पीछे पड़े थे सूचना के अधिकार में, तो मैं गया देखने के लिए, और वहाँ जा कर के जब मैंने उसको खोलना शुरू किया तो मेरे देखा गलती से, अब होता क्या देखिए ना, ये गलतियाँ अमेरिका में भी हुई है, इंसान गलती का पुतला होता है। कई बार अमेरिका में ऐसा हुआ है कि CIA ने जब बहुत से डॉक्यूमेंट पब्लिक किए, हज़ारों इकट्ठे एक झटके में, तो गलती से ऐसा माल निकल जाता है जो आपको निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ भी इंसान ही बैठे हैं, हाँ भी इंसान के बच्चे बैठे हैं। तो अमेरिका में तो रिक्लासीफाई का एक कानून है कि आप उसको रिक्लासीफाई कर लेते हो चीज़ को, लेकिन हमारे वो भी नहीं है। नहीं हो सकता। तो गलती से मेरे को वहाँ पे लगा कि इस लॉट के अंदर ना एक कुछ फाइलें की फ़ोटो कापीज़ आ गई, और वो मैंने फाइलें की जब फोटोकॉपी मेरे हाथ में लगी तो मैंने अपने चंद्रचूड़ को फ़ोन किया कि मैंने कहा देख भैया ये है वाटरगेट स्कैंडल पार्ट 2। तो किसी पत्रकार को, कम से कम सीनियर बंदों को मालूम था कि दुनिया का सबसे बदनाम स्कैंडल था पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री में, वो है वाटरगेट। और वो इतना बदनाम है कि जब आप कोई भी स्कैंडल होता है दुनिया में,
भारत में हुआ, जैसे कोलगेट स्कैंडल गेट हुआ लगा था। देते हैं। गेट लगाते हैं। कोलगेट का मतलब मंजन नहीं है, कोलगेट का मतलब कोयला। कोयले की में पैसा खाया लोगों ने खानों के पाकिस्तान में भी होता तो गेट लगाते हैं। दुनिया में हर जगह सब जगह कोलगेट, अमेरिका में जिपर गेट हुआ था, उसके बारे में हम बात नहीं करते, बच्चे देख रहे हैं प्रोग्राम को। तो ये इस तरह के स्कैंडल होते हैं, तो उसका मैंने कहा था वाटरगेट स्कैंडल है। तो वहाँ पे निकल के आया कि ये लोग जासूसियाँ कर रहे हैं सुभाष बोस की फैमिली पे और लोगों पे। वो चीज़ वहाँ से निकाली और वहाँ से फिर मेरा हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इंडिया टुडे ने उस पर कवर स्टोरी बनाई। तो वो दिन था, फिर मैं यहाँ स्टूडियो में आया था। उस दिन के बाद से मुझे याद है कि 2015 में जब इंडिया टुडे ने वो स्टोरी रन करी है, उससे पहले मेरे पड़ोसी मुझे पागल बोलते थे। ठीक है, पड़ोसी और रिश्तेदार कहते थे पागल आदमी है। आप मुझे बता चुके थे 2009-8 में जब हमारी बात हुई, आपने कहा था कि नितिन भाई मैं तो अभी से बंद कर दूंगा, मुझे लोग पागल बोलने लगे हैं, कोई मतलब है नहीं, 1 रुपया का काम नहीं है, मुझे कुछ मिलता भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो घास में डालते लोग पागल बोलते थे। लेकिन 15 के बाद से फिर उसके जैसी वो चीज़ आई, मैं आपको बता सकता नहीं कि उस टाइम पे 8-10 दिन में जो बवाल मचा था। मैं एक चैनल से वहाँ चैनल, मेरे को खाने का टाइम नहीं मिला मुझे इतने, और इतनी बार। और वो अगर उस टाइम पे 2 हरकतें हुई थी, एक तो सुभाष बोस की फैमिली ने हमको धोखा दिया, दूसरा एकदम से ये भूकंप आ गया था नेपाल में, तो सारा मीडिया वहाँ भाग गया। नहीं तो हम इनको पकड़ गए थे उस टाइम पे, गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई थी। हमने कहा पूरी फाइलें खोलो, या मजाक बना रही हो आप लोगों ने ये किया। तो ये उस चक्कर में हम लोग, नेताजी की फैमिली की जासूसी होती थी? नहीं, ज़्यादा बाद में जो पूरा समझ में आया, क्योंकि उसके बाद में और फाइलें निकली, ये हुआ करके मिला मिलो करके ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फाइल निकाली। जासूसी सुभाष बोस की फैमिली की, सुभाष बोस के आईएनए के लोगों की, पत्रकारों की, बच्चों की, किसी भी ऐसे इंसान को सुभाष बोस में इंटरेस्ट हो, हर एक आदमी की जासूसी होती थी। बच्चों को नहीं छोड़ा लोगों ने, 8वीं 9वीं के बच्चों की फाइलें बना के बैठे हैं। क्या डर था उसका? पढ़ के मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, ये हर एक समझदार व्यक्ति ने और जर्नलिस्ट ने एक ही कंक्लूजन निकाला था, जो इंडिया टुडे ने निकाला, जो एमजे अकबर ने निकाला बीजेपी के बिहाफ पे, सभी ने निकाला। बिकॉज ओपन एंड शट केस है कि सरकार को मालूम है कि असली आदमी जीवित है, इसलिए उसको शायद उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है, या कुछ उसको पता है, इसीलिए उससे जुड़े लोगों से वो लोग कॉन्टेक्ट, उस पर जासूसी कर रहे हैं। तो जासूसी कांटेक्ट में आ जाए, कौन आ जाए कांटेक्ट। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक सुभाष बोस के भतीजे थे डॉक्टर शिशिर कुमार बोस। आपको लगता है कि शिशिर कुमार बोस की इतनी औकात है, ठीक है, नेताजी के भतीजे होंगे, कि उन पे कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जनरेट करके RN काव साहब को भेजा जाए? काव साहब उस जमाने में IB के बहुत बड़े, बाद में चीफ बने रॉ के, मतलब काव के पास करने के लिए फालतू का टाइम है क्या, जो बैठ के अरे तू कह रही फाइलें चेक करेगा? हर एक को फालतू की चीज़ें नहीं पड़ता। तो आप ऐसे अगर बना करके काओ साहब को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, सो दैट मीन्स समथिंग सीरियस। शिशिर वही है ना जो गाड़ी में बैठा के, शिशिर बोस का ये आपके मेरे दिमाग में वही है, क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में, तो हमारे को नेताजी के परिवार में एक ही आदमी का नाम मालूम था, शिशिर कुमार बोस। उसका कारण आप जानते हैं क्या है? ये वो है, कौन सी वो पोएम थी, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल। तो ये अपने फैमिली की ब्लैक शीप थी, ये कांग्रेस पार्टी के चले गए थे ये लोग। ओके, अच्छा, ये उधर ही चले, ये कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो उनको दबा के पब्लिसिटी मिली कि और लोग भी इन्वॉल्व थे, फैमिली में और भी लोग हैं, और बाकी लोगों ने प्लेन कैश को अपोज किया, ये फेवर में था प्लेन कैश के, तो ये कारण से पब्लिसिटी मिली है। आजकल इसका लड़का पब्लिसिटी खा रहा है, सुगतो बोस, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। वो सब जगह ये जुमला देता है कि मैं, ठीक है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। अब एक हार्वर्ड का एक प्रॉब्लम आ रहा है, खासकर अमेरिका का। हमारे रामायण में, मैं ये एग्जांपल मुझे हर जगह अनफॉर्चुनेटली देना पड़ रहा है, कि रामायण में कहानी है कि साहब बाली जिसके सामने आ जाए तो उनकी आधी ताकत निकल जाती, तो भगवान राम ने उसको पेड़ के पीछे छुप करके मारा। हिंदुस्तान की ऐसी साइकोलॉजी है, यहाँ पे गुलाम की मेंटालिटी है, किसी को बोल दो कि आदमी अमेरिका का है या अमेरिका से आया, तो आपकी आधी हवा सुन के निकल जाती है। गोरी चमड़ी वालों को बुला के पाकिस्तान भारत पे आप कमेंट ले रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो वो है कि वो हार्वर्ड का नाम सुन के आधे लोग की हवा खिसक जाती है। वो ये नहीं बताता कि मेरा बाप कांग्रेस में था, मेरी माँ कांग्रेसी थी, और हमारे उनके बारे में तुम्हारे ही रिश्तेदार पब्लिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चमचा है। तो यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। मतलब फैमिली में भी इस मामले में डिस्प्यूट, फैमिली में आधे लोग कुछ मानते हैं, आधे लोग कुछ मानते हैं। फैमिली की कहानी इतनी जबरदस्त है कि उसमें पॉडकास्ट होना चाहिए पूरा, सुभाष बोस की फैमिली, और उसके ऊपर अगर कोई कल को व्यक्तियों पे बात करना पसंद उसके नहीं, उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नहीं है, वो नेशनल फिगर में आ जाए ना, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट में तो व्यक्ति, हाँ, लेकिन उस पे अगर आप कल को कोई टीवी सीरीज बना दो, कोई वेब सीरीज बना दो, एकता कपूर मैडम बना दें, तो वो हिट हो जाएगी, इतना धमाल उसके अंदर। पहली बात, परिवार में आपने मुझे सवाल पूछा, ये आप
क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज में, खासकर कंफ्यूज करने वाले जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो फैमिली के अंदर, वो कंफ्यूज करते हैं, बाकी लोग भी कंफ्यूज करते हैं। फैमिली किसको बोलते हैं? माँ बाप, पहले तो माँ बाप आएंगे। तो नेताजी के माँ बाप 47 में नहीं थे, उनकी माता जी की 43 में डेथ होगी, तो माँ बाप को नहीं पता, कहानी छोड़ दीजिए। फिर आते हैं भाई बहन आते हैं, ठीक है। तो नेताजी को 12-14 भाई बहन थे। नेताजी के किसी भाई बहन ने नहीं माना अपने मरते दम तक कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई है। खुल्लम खुल्ला पब्लिकली बोलते थे। नेताजी के परिवार के 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में, अगर आप परिवार की बात करेंगे। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो पॉलिटिक्स में उनके साथ में थे और नेताजी उनके पास भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, लेटर, और वो बहुत बड़े वो नेता थे, मिनिस्टर थे यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में, उनकी बहुत बड़े वकील थे जी। उनकी मूर्ति लगी है कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने हबीबुर रहमान को उन्होंने इंटेरोगेट किया अपने घर में बैठा करके। दूसरे जो शरद से छोटे भाई थे सुरेश चंद्र बोस, जो शाहनवाज कमेटी का हिस्सा बने थे, और वो पहले मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे, और वो भी उसको नॉलेज थी क्योंकि उसने कमेटी में उसने हिस्सा लिया, उसने जापानियों को इंटरोगेट किया, वो साथ में था, तो उसको नॉलेज थी। और तीसरा नेताजी की वाइफ एमिली शेंकल। तो शरद चंद्र बोस की डेथ हुई है सन 50 में। एमिली शेंकल पत्नी, नेताजी पत्नी, जर्मनी में थी। तो इन तीनों को आप फैमिली का मतलब शुगौतो बोस नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी से छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फैमिली होगी फिर। हाँ, फैमिली ये है। पहले लड़की भी 2 महीने की थी, उसकी भी एक कहानी अलग है, वो छोटी थी, वो 2 महीने की थी जब नेताजी पैदा हुआ, 2 महीने की, सॉरी जब डेथ हुई है 2-3 साल की थी मेरे ख्याल से, उसको नहीं पता होगा उसको। 2 महीने की जब पिताजी ने लास्ट टाइम देखा, छोड़ दिया था, छोड़ गया, जर्मनी से निकले थे वो, मेरे ख्याल से 43 पता नहीं उस टाइम की पैदा हुई थी, 43 की पैदा हुई है, तो वो तो 2-3 साल की थी, उनको पता नहीं है, माँ को पता था। तो और माँ को इनपुट मिलते थे और लोगों से, शरद से इनपुट मिलते थे, यहाँ से इनपुट मिलते थे। इनकी बातचीत तो होती थी, बातचीत उनको KGB के लोगों से इनपुट मिले हैं। जर्मनी में जो लोग छूट कर आए वहाँ से, तो पहले मैं आपको वाइफ का बता देता हूँ। उस टाइम वाइफ की डेथ हुई है 95 में। अच्छा, ऐसे बता दो जिन लोगों को नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ वक्त जर्मनी रहे भारत से निकलने के बाद, और उस दौरान वहाँ पर वो एक दफ्तर चलाते थे। यहीं एक मेंबर, स्टाफ की मेंबर थी उनकी एमिली, जिनसे उनकी बाद में शादी हुई। तो ये उसके बारे में बात हुई। हाँ, तो एमिली शेंकल उनकी जो है, उनका एमिली शेंकल की डेथ हुई है साल 95 के अंदर, ठीक है। और उनका स्टैंड उनके मरते दम तक ये था कि वो रशिया में थे और उनका माना था कुछ गड़बड़ रशिया में घटी है उनके साथ में। वो प्लेन क्रैश को नहीं मानते थे। और ये जो अस्थियां जापान में पड़ी हैं जो भारत में नहीं आ सकी, उसका मेन कारण ये था कि एमिली शेंकल उसके खिलाफ में थी। भारत सरकार ने आखिरी बार उनका दिमाग चेंज करने की कोशिश की थी उनके मरने से कुछ महीने पहले, 94 में सितंबर में। तो प्रणब मुखर्जी जो विदेश मंत्री थे, वो उनके पास में गए थे, और वहाँ से खबर ये निकल के आई, वहाँ पे उनके परिवार के लोगों ने बताया, बाद में उन्होंने कमीशन को उन्होंने फॉर्म किया एफिडेविट के थ्रू, कि जैसे ही एमिली शेंकल को मालूम चला कि प्रणब मुखर्जी यहाँ पर आ रहा है जर्मनी में, और ये हमारा बोलने के लिए कि ये अस्थियों को मान लो और जापान से अस्थि लेकर आ जाएंगे, तो उसने कहा जी मेरे घर में आपको बैठने की इजाज़त नहीं है, भागो यहाँ से। तो घर से बाहर निकाल दिया उसको। वो निकलते निकलते लड़की को साथ में ले गए, लड़की को और उनके दामाद को। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जर्मनी में एक टाइम पे। तो लड़की का कुछ उन्होंने घुट्टी बुलाई है, वो अलग अलग कहानियाँ देती है, लेकिन माँ ने कभी अपने मरते दम तक नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, शरद चंद्र बोस 50 में उनकी डेथ हुई है, उन्होंने कभी नहीं माना कि मेरे भाई की डेथ हुई है। मतलब स्टार्टिंग में जब उनको नहीं मालूम था, बाद में तो उन्होंने हबीबुर रहमान को उन्होंने इंटरोगेट, मतलब उन्होंने खुद एग्जामिन किया, उन्होंने अपने घर में 14 दिन तक, और बोला कि ये वही बात बोल रहा है जो उसको बोला गया बोलने के लिए। उसके बाद शायद नेताजी ने ब्रीफ दिया। हाँ, वो दैट इज व्हाट इनफैक्ट। उसके बाद में उसमें उन्होंने मरने से पहले प्रेस रिलीज उन्होंने पूरी बना करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पूरी अपने पेपर में डाली, जो उनके परिवार वाले नहीं बताते, लेकिन सारा पब्लिश डॉक्यूमेंट है। उन्होंने बोला मेरा भाई अभी चाइना में है, और ये बताया, ठीक है। और ये चाइना का एंगल सिर्फ गुमनामी बाबा वाली स्टोरी में आता है, ठीक है, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। और तीसरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको नॉलेज बहुत थी, वो थे सुरेश चंद्र बोस, क्योंकि वो शाहनवाज कमेटी का ऐसा थे, उन्होंने इंक्वायरी में हिस्सा लिया, उन्होंने रिकॉर्ड देखे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। तो उन्होंने जब वो कमेटी का हिस्सा बने, तो उनके बाद में उनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती मेरे मुंह से ये निकलवाना चाहती है कि मेरा भाई मर गया, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। उसने अपनी अलग रिपोर्ट लगा के बोला कि मेरा भाई कोई नहीं मरा प्लेन क्रैश में, वो रशिया जाने की प्लानिंग कर रहा था, वो रशिया गया होगा, ये बोला। उसके बाद उनकी डेथ हुई है 1972 में। 1972 में अपनी डेथ से कुछ महीने पहले वो खोसला कमीशन जो बन रही थी, उसके साथ एज ए गवाह के तौर पर आए थे। तो एज ए गवाह के तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा भाई अभी जिंदा है, ठीक है, अभी जिंदा है 72 में भी, ठीक है। ना केवल उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली का वकील था बिफोर खोसला कमीशन, उसने 73 में छाती ठोक करके ये बात बोली कि अभी जिंदा है। तो फैमिली भी अलग अलग बातें अलग अलग टाइम पे बोलती है। तो 73 में इनका स्टैंड था, वो अभी जिंदा है। और इसके सुरेश बोस के संबंध गुमनामी बाबा के साथ में थे।
उनकी चिट्ठी विट्ठी, उनका आपस में बातचीत थी, ओके, उनको मालूम था, तो वो उन्हीं का ये इशारा कर रहे थे वो। आता हूँ उस पर। दो चीज़ रह गई हमारी बातचीत के बीच में क्लैरिटी के लिए। एक तो मैंने आपसे पूछा था रेंकोजी मंदिर वाली अस्थियों के बारे में। अस्थि के बारे में, ठीक है। हाँ, मैं सॉरी, वो अमेरिका से निकल हाँ, के नहीं, वो अरे पटरी मेरी पॉडकास्ट का गाड़ी की मतलब वहाँ ये है कि भटको। वो चलेगी। हाँ, पर मैं लाऊंगा वापस। देखिए, रिंकोजी टेम्पल में हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में FBI ने 1992-93 के आसपास में DNA टेस्टिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमको भी मालूम चल गया था, और इनफैक्ट जो अर्ली डॉक्यूमेंट्स हैं 1994-95 के, उसमें मेंशन आ रहा है, उसी में लिखा था कि जॉइंट सेक्रेटरीज ने बोला कि अमेरिका में ऐसे FBI में ये होता है, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो भारत सरकार को कम से कम 1993-94 से ये बात उनके दिमाग में है, और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप DNA टेस्ट करवाओ, ठीक है। लेकिन भारत सरकार DNA टेस्ट नहीं करवाती थी। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं जिन्होंने गलती से लिख दिया है फाइलों के अंदर कि उनका विश्वास नहीं है ये उनकी अस्थियाँ हैं, ठीक है। ये भी बीच में आ रहा, तो उसमें कोई डाउट था लेकर के, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। आखिर में करते 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 मुखर्जी कमीशन बनता है। मुखर्जी कमीशन बना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उसकी इंपॉर्टेंस मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ में आई थी, वो लोगों को पहले नहीं पता था कि इतनी सीक्रेसी इस कंट्री के अंदर है। वो ये था कि अस्थियाँ जापान में हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में है, उसका जापान गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। 1951 में हमने जाकर के पुजारी को, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो मिशन हेड था के चतुर, वो जया जेटली जी के पिताजी जो समाजवादी पार्टी की मुखिया वो थी, लीडर थी, तो जया मैडम के फादर के चतुर जो ICS ऑफिसर थे, उन्होंने जाकर के, वो मिशन हेड थे भारत सरकार के बिहाफ पे, वो जाकर के उनसे अस्थियाँ अपने कस्टडी में सरकार के ले लिए भारत के, उसको बोला अभी अपने पास में रख, हम तुझसे ले लेंगे बाद में। तो अस्थियाँ मंदिर में ही हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसकी कस्टडी ले ली, फिजिकल पोजीशन उसके पास में, और बाद में हमारे कंटीजेंसी प्लान भी हमारे पास में है कि बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मंदिर से उठा करके हम लोग उसको एम्बेसी में ले आएंगे, ये भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। उसमें एक बड़ी घटना बड़ी अच्छी घटी कि करते 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 बहुत साल निकल गए। अब तो उस पुजारी का मेरे ख्याल से कोई लड़के का दामाद है, ऐसे वो पुजारी आजकल है। बाद में करते 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 वहाँ प्रॉब्लम खड़ी होगी उनके लिए टेंशन है, बैठे बैठा यहाँ पे ये आपने यहाँ लगा रखा है, लेके जाते नहीं हो ये, और लोग तंग करते हैं वटेवर। तो साल 67 के आसपास में जैन दीक्षित जी जो बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने, सारे बड़े लोगों ने इस केस को हैंडल किया। हमारे अभी के विदेश मंत्री ने भी हैंडल किया हुआ, तो हमारे अभी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी हैंडल किया। इनफैक्ट उनका एक, मुझे याद है, उनका एक नोट है जो मैंने किताब में लगाया भी, उसमें मेंशन किया उन्होंने कि अनीता का स्टैंड कुछ क्लियर नहीं है इस पूरे सुभाष बोस के इशू को लेकर के। वो वही बात है कि वो अलग अलग बातें बोलती रहती है। अनीता जी की लड़की टीवी पे आई है, खूब बात होती है। यहाँ आपकी भी मुझसे लड़ी थी इंडिया टुडे में आकर के एक दो बार, तो वो अलग अलग बातें बोलती, उनकी माँ नहीं मानती थी, आप उनकी वैल्यू छोड़ दीजिए, वो अलग, उनका रवैया ठीक नहीं है इस पूरे केस में। तो एनी हाउ, तो जयशंकर के नोट में भी लिखा हुआ है, तो एनी हाउ वो अलग कहानी। तो ये जब निकल करके आया, तो उसमें उन्होंने, जैन दीक्षित ने उनको चिट्ठी भेजी यहाँ पे विदेश मंत्रालय को कि पुजारी साहब कुछ तंग आ गए हैं इस इशू को लेकर के। तो उसके हैंडल किया KR नारायणन ने। KR नारायणन उस जमाने में विदेश मंत्रालय का जो ईस्ट एशिया डिवीजन के हेड थे। ये वही नारायणन साहब है जो बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया। ये भाजपा वाले नहीं बताते इन बातों को आपको, वो तो राष्ट्रपति बोलते हैं, लेकिन मैं तो भैया बैकग्राउंड में जाऊँगा उसके। पहले कांग्रेस पार्टी में था वो, कांग्रेस पहले उसने विदेश मंत्रालय में काम किया, पंडित जी ने उसको वहाँ डाला, पंडित जी का बहुत खास था। उसके बाद में फिर वो सर्विस खत्म होने के बाद में वो MP बना है कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति बने, ठीक है, बाद में राष्ट्रपति हुए। लेकिन कांग्रेस के थे पहले, ये बात बताना जरूरी है, बिकॉज ये भाजपा के लोग बताएंगे नहीं आपको, उनको ज़्यादा आजकल प्यार आ रहा है गांधी जी और इन चीज़ के ऊपर। तो नारायणन साहब को ने आइडिया दिया राइटिंग में कि इसको पैसा दो, इसको बैठ करके, मैं आपको क्रूड लैंग्वेज, वो तो अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ कि पैसा दो इसको आदमी को। हम लोग सीक्रेटली, टॉप सीक्रेट रंकोजी टेम्पल को 67 के बाद से पैसा देते हैं, और ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में खबर ना हुई तो बहुत दूर की बात है। 2 ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अगर ये सुभाष चंद्र बोस ना होता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये कोई अरबन नक्सल होता, तो देश में आग लग जाएगी सुन करके। वो रिकॉर्ड पर है, किताब में रिकॉर्ड लगा रखे, देखिए साल 2006 या 7 की बात है, 6 या 7 में से एक है, 6 होगा मोस्ट लाइकली। किसी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि क्या आप रंगोजी टेम्पल को पैसा देते हो, ठीक है। तो वो लेटर आया, मेरे ख्याल शशांक थे फॉरेन सेक्रेटरी, वो जो गवर्नमेंट, तो पूरे फाइल में अवेलेबल है, रिकॉर्ड जो अभी मोदी जी निकाले उसमें निकल के आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहला उनका जो रिएक्शन था कि ये क्वेश्चन को डिसअलाउ कराओ। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने फ़ोन किया उसको, सेक्रेटरी जनरल जो भी है राज्यसभा का हेड को, तो उसने कहा जी लिस्टेड हो गया, आप तो हटा सकते नहीं। आपस में डिस्कशन हुई, ठीक है, और वो डिस्कशन में वो ये बोल रहे हैं कि ये टॉप सीक्रेट इशू है, इसको हम नहीं बता सकते। देन
जानते बूझते हुए पार्लियामेंट में झूठा आंसर दिया कि हम पैसा नहीं देते, जबकि पैसा देते हैं, सबकी रिसिप्ट लगी हुई है उसके, कितना पैसा दिया, कब दिया, सब आप रिसिप्ट। कह रहे हैं संसद में झूठ बोला सरकार ने? सरकार ने ना केवल संसद में झूठ बोला, ओपन एंड शट केस है, उसको बना के चला दो, ओपन शट झूठ बोला इन्होंने, रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में किसने केस लगाया इसी बात पे 2007 पे कि रंकोजी टेम्पल को पैसा क्यों देते हो। तो सर कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत सरकार ने हमारे को एफिडेविट दिया कि हम पैसा नहीं देते हैं, खत्म। तो सरकार ने न केवल संसद को झूठ बोला, उन्होंने कोर्ट को भी झूठ बोला। तो ये जो आप जिन लोगों से, देखिए मैं बड़ा एक नॉर्मल पेट्रियोटिक आदमी हूँ, हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग सब लोग देशभक्त हैं। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है हम सारे के सारे देश के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा 25 साल का तजुर्बा है कि जहाँ नेताजी का मुद्दा आता है, भारत सरकार का 1% की इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं जो 46-47 से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। इनका मोटिव सिर्फ गांधी जी का नाम प्रमोट करना है, किसी और को ये आने देना नहीं चाहते कि गांधी जी का नाम इंग्लैंड अमेरिका में चलता है, इनके दिमाग में बस वही है, बाकी अलग अलग प्रॉब्लम निकल के आ रही है। लेकिन सरकार इस केस पे लगातार, सरकार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये झूठ बोल रहे हैं और इशू पे डिबेट नहीं चाहते। आप डिबेट करवाएंगे तो इनका पार्टी का स्पोक्स पर्सन आ जाएगा और आपको मालूम है होता क्या, आकर के वो पंडित जी पे अटैक कर, अभी पंडित जी को गए 70-40 साल हो गए ऊपर, मैं अभी की सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। वो दूसरा पार्टी का आदमी आ जाएगा, वो सावरकर के पीछे पड़ जाएगा। वो पूरी डिबेट जो है चैनल में ख़राब हो रही है कि सावरकर जी का कुछ इसमें लेना नहीं है, पंडित जी को मरे 40-50-60 साल हो चुके हैं। हम आपसे आज के लिए बात कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये मजाक नहीं है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम माई ओन प्राइम मिनिस्टर। क्या फाइल क्यों नहीं पब्लिक कर रहे, क्यों नहीं बता रहे, इंटेलिजेंस की फाइल कहाँ गई? तो वो तो कोई छोटा मोटा आदमी आंसर देगा ना, होम मिनिस्टर दे, वो नहीं आ रहा, तो है नहीं हुआ। तो ये इस लेवल पे गिर गए। तो मुखर्जी आयोग पर हम वापस जाते हैं कि वो वहाँ पहुँचे रंकोजी टेम्पल में, उन्होंने कहा कि हड्डियाँ मुझे खोल के दिखाओ क्या है इसके अंदर। तो उसने गोलमोल करना शुरू कर दिया। पुजारी ने कहा जी आज तो संडे है तो कारपेंटर अवेलेबल। ये जापान है यार, ये ऐसी घटना है तो भैया हमारे यहाँ पे होती है, हिंदुस्तान में होती है। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। वो तो उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई थी आज से पता नहीं 1960 में, आज तक एक बंदा नहीं मरा उसमें। ये चलती है 400 की स्पीड पे, हमारे यहाँ तो हर साल ही 1000 लोग कट के मर जाते हैं। वो जापान है, कहते जी कारपेंटर नहीं अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली दिखाना नहीं चाहता था वो करके। चलो उन्होंने आदेश दिया उसको, जो एम्बेसी को, कि इसका ये जो डब्बे में रखा हुआ है इसको फ़ोटो खींच के मुझे भेजो। तो फिर वो दोनों अफसर थे, उन्होंने बाद में दोनों एम्बेसडर बने मेकल से, अभी रिटायर वेशन निकला। तो उनके सबके नाम है ना, ये सबके नाम अवेलेबल है, कौन कौन एम्प्लॉई था, जैन दीक्षित था कौन, सबके नाम अवेलेबल है। तो उन्होंने फिर वो फोटो में खींच के 12-13 हाई रेजोल्यूशन उस ज़माने के हिसाब से 2003 के आसपास में, 2-3 के आसपास उन्होंने भेजी। जस्टिस मुखर्जी ने ये 4-5 जाने माने डीएनए एक्सपर्ट, यहाँ पे एक लालजी सिंह थे, आपको याद होगा हैदराबाद CDFD के, उनकी डेथ होगी, इंडिया के जाने माने एक्सपर्ट थे डीएनए के। लालजी सिंह को दिखाई, टेरी मिल्टन अमेरिका में उसको दिखाई, जापानीज़ को दिखाई, और एक लंदन इंग्लैंड में बहुत जाना माना एक्सपर्ट था उसको दिखाई। सब ने मोटा मोटा लबोलबाब ये दिया कि ये हड्डियाँ जली हुई हैं, जो हड्डियाँ वहाँ पे हैं, और उनमें जली हुई हड्डी में डीएनए के होने के चांसेस नहीं। अमेरिकन एक्सपर्ट टेरी मिल्टन ने बोला, उसने भी स्टेटमेंट ये दी कि पॉसिबिलिटी नहीं होने की है, निकलेगा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ट्राई कर सकती हूँ और ट्राई करूँगी, अटैम्प्ट करूँगी, और मीथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट हम कर सकते हैं। मीथोकॉन्ड्रियल जो मेरी समझ से है नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, वो माँ से बेटी में आता है। तो आपको माँ की साइड से सैंपल चाहिए, तो नेताजी की बहन के साइड से सैंपल अवेलेबल थे, उनकी बहन की लड़की और बहन के एक पोते का खून का सैंपल मुखर्जी कमीशन का अवेलेबल था, तो मैटरनल साइड से अवेलेबल था। तो उसने कहा जी मीथोकॉन्ड्रियल टेस्ट हम कर सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से तब और आज भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि वो ज़्यादा क्लियर कट होता है। तो इन्होंने वो बोला कि, तो टेरी मिल्टन ने कहा कि मैं टेस्ट करने को राजी हूँ, हड्डियाँ भारत सरकार की कस्टडी में हैं, और कमीशन को उसने वैसे एक कंडीशन पुट करी कि आप इनका एंथ्रोपोलॉजिकल एवैल्यूएशन करके मुझे दो हड्डियों का। तो बेसिकली हड्डियाँ वहाँ पे क्या है कि ना, बेसिकली जो सीधा नज़र आती है, ये लोअर जॉ बोन का तो पूरी है, पूरी ये वाली थोड़ी सी ऊपर के हैं, और ये स्कल के टुकड़े हैं, क्रेनियम जिसको कहते हैं, बिल्कुल सर के बीच में। तो जैसे अब किसी फॉरेंसिक उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिखा दो, भाई ये हड्डी देख के क्या है, तो वो बता देगा कि आदमी है, आदमी वो तो दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन रिमेन्स है। जैसे क्रेनियम के बारे में मुझे बेसिक चीज़ जो मुझे पता है वो ये कि अगर जो मेल है, फीमेल लंबी है, मेल छोटा है, तो क्रेनियम का ये जो पोर्शन है वो मोटा होता है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इन चीज़ों। अब वो स्टडी करेंगे, वो मालूम चल जाएगा कि आदमी कितना बुढ़ा है, कितना जवान है, भारतीय है कि अमेरिकी है, विदेशी है, नॉर्दर, ठीक है। अच्छा, बाय दिस टाइम जब जस्टिस मुखर्जी ने ये भारत सरकार को बोला कि आप टेस्ट करवाओ,
टेरी मिल्टन जो है रेडी है, प्रोसेस स्टार्ट की जाए। इस टाइम तक मुखर्जी साहब को एविडेंस मिल चुका था कि ये अस्थियां एक जापानी सोल्जर की हैं जिसका नाम था इचोरो ओकुरा। उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था बिकॉज आपने एस्केप प्लान किया। आपने हुआ क्या था, वो जो प्लेन क्रश की थ्योरी नहीं, प्लेन क्रश नहीं घटा था, एक नकली स्टोरी प्लांट कर दी, 4-5 नकली 8-10 गवाह खड़े कर दिए, ठीक है, और उन्होंने एक बॉडी यूज़ करी, बॉडी की फ़ोटो ली लेकिन शक्ल नहीं दिखाई, और बॉडी को फूक दिया और बॉडी का सुभाष चंद्र बोस जल गया, मर गया, ठीक है, और उसकी अस्थियाँ जा करके पकड़ा दी टेम्पल वालों को। लेकिन वो रिकॉर्ड में क्लियरली आ रहा है कि वो अस्थियाँ इचोरो ओकुरा नाम के एक जापानी सोल्जर की अस्थियाँ, ठीक है। अब ये है कि मुखर्जी साहब ने फिर उनको सरकार को बोला कि आप टेस्ट कराओ, अलाउ करो। तो उस तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो गवर्नमेंट, आप मुझे सवाल पूछेंगे तो सरकार टेस्ट नहीं चाहती, किसने रोका, करवाओ, सरकार ने नहीं करवाया। एक जगह सरकार के किसी नोटिंग में जिक्र आ रहा है कि अगर टेस्ट करवाते हैं, अगर तो पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव अगर हुआ तो मारे जाएंगे। भैया आपको डर है ना कि उनका नहीं। अब मेरा आपके सामने ये कंडीशन ये है, अब तो हमने बोल दिया, इन हड्डियों पे कोई भी अगर आपने टेस्ट करवाना है डीएनए का या फॉरेंसिक कोई भी एंथ्रोपोलॉजिक, पूरी मेरी कंडीशन थी कि मैं स्वदेशी का फेवर में हूँ। वो बात दूसरी की, आज़ादी के बाद में हम लोगों ने अपने देश का पहला गवर्नर जनरल अंग्रेज को बनाया था। सारी ज़िंदगी जो स्वदेशी की बातें करते थे, आपने हमारे सिर पे अंग्रेज चेप दिया। अब हमें बता रहे हैं कि आप देश की बात करो। ये टेस्ट अमेरिका में FBI की लैब में होना चाहिए, और एक सेकेंड टेस्ट आपका किसी यूरोप की लैब में टेस्ट करो, और उन लैबों में कोई भारतीय आदमी नहीं होना चाहिए, भारतीय डिसेंट का। ये वहाँ जाके भी पॉलिटिक्स करते हैं कांग्रेस बीजेपी जा करके। अंग्रेज से टेस्ट करवाओ, भारतीय बीच में होगा नहीं, और भारतीय देसी लैब का, इसमें मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चोर कंपनी है, जो ऊपर से फ़ोन आएगा वही रिकॉर्ड पे लिख देंगे। एग्जांपल दूंगा आपको, कोई विश्वास नहीं। ये झूठ बोलने पे आमादा है। 60 साल का झूठ निकलेगा। 50 फॉरेन सेक्रेटरी फंसेंगे इसमें झूठ बोलते हुए, 50 आपके फॉरेन मिनिस्टर फंसेंगे, क्योंकि सबने झूठ बोला है। इतना आसान नहीं है ना खोलना। आज वाजपेयी आज ये बोलते हैं, बट अटल, ये हमारे मोदी जी की साहब, ये बात गलत थी, हमें मालूम था, वो जीवित थे, वटेवर। लोग पूछेंगे ना कि अडवाणी जी ने क्या किया, फिर अटल जी ने क्या किया, तो ये सब पे गले पड़ेगा। ये एक आदमी का केस नहीं है पूरे, क्योंकि सिस्टम ने लगातार आपको झूठ बोला, करते 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 60-70 साल हो गए हैं। कोई इसका वोट बैंक नहीं है, कोई इस पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाला, कोई वोट तो सुभाष बोस के नाम पे देगा नहीं। तो किस बात का, क्या क्यों बेकार पंगा मोले, ऊपर से और बैठे बैठे कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएंगी आपकी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में। तो ये इशू है। तो ये कि सरकार DNA टेस्ट नहीं चाहती। और आपको अगर थोड़ी समझ हो हमारे मोदी जी की साइकोलॉजी की, एक आपको याद होगा, एक वो श्यामजी वर्मा नाम के बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर थे हमारे, उनकी डेथ फॉरेन में हुई थी। उनकी अस्थियां जब बाहर पड़ी हुई थी स्विट्जरलैंड में, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर, लेकिन मोदी जी अमेरिका में थे शायद, वहाँ थे, नहीं यूरोप में था, कहीं अमेरिका नहीं था, यूरोप में था। यूरोप में मेरे स्विट्जरलैंड के आसपास कहीं होगा, यूरोप में था, इट वॉज नॉट इन अमेरिका। तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे अपने गुजरात के, तो मोदी जी वहाँ जा करके अपने सिर पे रख करके उनको वहाँ लेकर आए थे। इस आदमी का वो सेंटिमेंट है, ठीक है, और उनका सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग नेताजी के लिए बहुत ज़्यादा है। जब से गुजरात के CM थे तब की बात कर रहा हूँ। बॉस सुभाष बोस की अस्थियाँ जापान में पड़ी होती ना, तो मोदी जी सर पे ला करके उसको पूरे देश में घुमा करके उसको संस्कार करवाते हैं आराम से। कोई रोक टोक नहीं है, सब कहने की बातें हैं। सरकार की फाइलों में झूठा लिखा है कि हम अस्थियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन हम लेकर नहीं आते, क्योंकि बंगाल के लोग का 90% को सुभाष बोस में कोई धेले का इंटरेस्ट नहीं है। आधे तो पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले बैठे हुए लाल सलाम, वो तो अभी उल्टा गाली दे रहे हैं भारत को बैठ करके निकल के। उससे पहले सारे कांग्रेसी हैं वहाँ पे, उन्हें क्या सुभाष बोस में इंटरेस्ट है? आप बेकार में नाम बदनाम कर रहे हो हम लोगों का। तो कोई बंगाल से कोई रोक टोक नहीं है। इंदिरा गांधी अगर इमरजेंसी में लेगी, आप क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूँगा? सुबह उठ के खबर आ जाएगी मोदी जी लेकर आ गए अस्थियाँ जापान से, मैं क्या कर लूँगा? आपको आके बाइट दे दूंगा, खत्म। क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? मेरे पास मेरे पीछे कौन सी पूरी कोई सेना खड़ी है जो मैं इलेक्शन में हरा दूँगा किसी को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी कंपल्शन नहीं है, उनको कोई प्रेशर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल ताकत वाली, हमारी पूरा देश का ताकत उसके पीछे लगी है। देयर इज अ रीज़न कोई भी प्रधानमंत्री वो अस्थियाँ नहीं लेकर आया, क्योंकि उसके पहले एक पूरा सिस्टम था जो आप कह रहे हैं। नहीं, सिस्टम भी था, छिपाता रहा, झूठ बोलता रहा। एक तो वो चक्कर, कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाएगा। और एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि उनको ये बात का मालूम है कि इस केस से जुड़ी हुई फाइलें देश के बाहर भी। तो बेटा आज तो बस्ती लेकर के आ जाओ, और कल को अगर फाइल निकल के आ गई अमेरिका से या किसी और कंट्री से कि अस्थि सुभाष बोस की नहीं है, नहीं, उसके बाद आपकी हिस्ट्री फिर लिखी जाएगी, उसके बाद उल्टा पड़ेगा आपको। इतना आसान नहीं है।
इसीलिए गुमनामी वाले केस में जो अड़चने आ रही हैं कि गवर्नमेंट ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। उन्हें पता है कि बेटा अगर हम पूरा दबा देंगे, कल को फाइल निकल के आ गई अमेरिका से, इंग्लैंड से, तब हम मारे जाएंगे। पढ़े तो संदूक। हाँ, जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री गया है जापान में रंकोजी टेम्पल में, जो वो जहाँ पे अस्थियां पड़ी हैं, डू यू नो व्हाट दे हैव डन देयर? पंडित जी वहाँ गए, पता है वहाँ क्या लिख कर क्या है? वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर बना रखा है, लोगों से लिखवाते हैं कि लिखो नेताजी के बारे में, मैं प्रणाम करता हूँ नेताजी को करके। ये पंडित जी जाके भगवान बुद्ध के बारे में लिख करके आए। इंदिरा गांधी की वही भगवान बुद्ध के बारे में लिख के गई। अटल जी वहाँ गए, अटल जी ने जाके लिख दिया कि हम तो उसकी, मैं बड़ा खुश हूँ जहाँ नेताजी की स्मृति हैं, क्योंकि वो जगह पे नेताजी के सपोर्टर जापानी और भारतीय मिलते हैं। अगर मैं भी जापान में जाऊँगा तो वहाँ जाऊँगा, मैं अस्थि नेताजी की नहीं है, लेकिन वहाँ जापानी आते हैं जो नेताजी, स्मृति तो है, वो नेताजी के सपोर्टर वहाँ आते, तो वो स्मृतियाँ हैं, लोग मिलते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फाइन। मनमोहन सिंह जी को काफ़ी बोला गया, मनमोहन सिंह जी वहाँ नहीं गए। राजीव गांधी लास्ट मिनट में नहीं गए, वहाँ पे जाने का प्लान था गवर्नमेंट की फाइल में, विदाउट एनी रीज़न उसने एकदम से ड्रॉप कर दिया लास्ट मिनट में। मोदी जी को बोला गया, वहाँ गए कि आप आओ, वो मोदी जी रंकोजी टेम्पल नहीं जा रहे। सबको पता है कि कलेश है, और आपको बता रहा हूँ कोई रोक टोक नहीं है। भारत बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर वो नेताजी की अस्थि हैं तो सिर पे रख करके लेकर आएगा प्रधानमंत्री, पूरे देश में घुमाएगा, पूरा प्रोपेगेंडा करेगा, ड्रामा कर, उसका मतलब पूरा ड्रामेटाइज करेगा, लोगों को जोड़ेगा, इमोशनल चीज़ है, फिर एक मेमोरियल खड़ा करके उसकी बना देगा। लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अस्थि उनकी नहीं है, और दूसरा है कि अगर कल को विदेश से अगर खबर निकल के आ गई तो हमारा बैड बच जाएगा उसके बाद। एक चीज़ और कई बार सुनने में आई कि जो आप कह भी रहे थे, आप मुझसे कुछ क्रिटिकल सवाल पूछना, खराब से कुछ। खराब से पूछूं? हाँ, तो ऐसे पूछो जो मेरे फेवर में। मैं ईमानदारी से कहूं, 2-4 लोगों ने वीडियो बनाया मेरे खिलाफ। मैंने किताब पढ़ रखी है आपकी, मैं खुद ही फेवर में हूं, तो पहले ही इन्फ्लुएंस है मुझे। तो जो किताब पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा भैया कि जर्मनी से बैठ के जो वीडियो बना रहा है। बहुत मोटी बातें इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई किताब पढ़े तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वो जब पढ़ेगा एक एक करके तो उसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए किताब पढ़नी बाकी है। खासकर आप, क्योंकि आप पत्रकार हो, आपको, अब मैंने पत्रकार के हिसाब से लिखी। इनफैक्ट मैंने एक उसका बात का जवाब दिया, लोगों ने मुझे बोला कि अनुज धर हिस्टोरियन नहीं है। मैंने कहा जी वाटरगेट स्कैंडल के इतिहासकार ने ब्रेक किया था। तो मैंने कहा सारी फाइलें सीक्रेट थी भैया जब किताबें लिखी मैंने कहा मेरी वजह से, मैं चंद्रचूड़ घोष की वजह से 1000 से ऊपर फाइल पब्लिक हुई। तुम हो किस खेत की मूली? तुम्हारे से बहुत ऊपर हूँ मैं। तुम तो अब वो फाइलें पढ़ोगे, पढ़ के तुम मुझे गाली दे रहे हो कि साहब इस फाइल में तो लिखा कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश। मैंने फाइल कैसे बाहर आई है? हमने अपनी जिंदगी खराब की है उसके ऊपर। मैं एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर अप्रोच किया, जो मामला सीक्रेट है, जो गवर्नमेंट के लेवल पे, उसमें इतिहासकार क्या करेगा भैया? हम आपसे ऊपर हैं बहुत। ये क्रिटिसिज्म है। कहता डिग्री नहीं है, मैं डिग्री की वाड़ा में, मेरे काम पे तो गलती निकाल के दिखा। इतिहासकार और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, दोनों अलग चीज़ें, हम उनसे काफी ऊपर है। हाँ, दोनों की अपनी जगह वैल्यू है। हाँ, अपनी जगह होगी। लेकिन देखिए ऐसा ना कि वाटरगेट स्कैंडल पे बहुत इतिहासकारों ने किताब लिखी, लेकिन ब्रेक तो पत्रकारों ने था। बोलो तो ब्रेक पत्रकारों ने करा, बॉब वुडवर्ड ने, कार्ल बर्नस्टाइन ने। ऑब्वियसली। तो फिर वो बेकार की बात है। ये क्या मतलब वाइदा किस्म के लॉजिक है। फिर आधे ने कहती थी कि उसका आदमी। मैं डोंट डू दैट। मैं बस बहुत डाटा रिकॉर्ड पढ़ा। आप मारे जाओगे, मेरे बारे में झूठ फूट मत बोलो। ठीक है, सबका कहने का अधिकार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वाकई ढंग से इस बारे में भी किताब लिखे तो हम उसे बुला के उससे भी बात करने वाले हैं कि हाँ भाई चलिए आप बताओ। क्रिटिसाइज करने का सबको राइट है। हम तो वैसे भी पत्रकार आदमी हो चुके, डेमोक्रेसी है, बट लेट इट बी वैलिड। हाँ, कि आपने किताब में लिखा, आपका डिडक्शन गलत है, आप इस डॉक्यूमेंट की गलत रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी प्रूफ है, आई एम ओके विद दैट थिंग, आई विल आंसर दैट थिंग। सो मैं ये नहीं कह रहा, कई लोग जो हैं इस देश में या बाहर में, जैसे एक चीज़ मेरे को पता लगी कि जो नेताजी के साथ में जितने लोग थे, बड़े बड़े INA या सुभाष बोस के साथ में लाखों लोग थे, तो आप उसको सबको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन जितने बड़े लोग थे उसमें से सभी ने, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डिड नॉट बिलीव इन द प्लेन क्रैश थ्योरी। या तो उन्होंने पब्लिकली बोला या प्राइवेटली बोला, लेकिन एक दो ने शायद, जैसे अपने वो कर्नल ढिल्लन थे, वो मानते थे कि मर गए प्लेन क्रैश में। लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। अगर मैं अपने आप को उनके शूज़ में रखूँ, समझूँ कि उनको क्या बताया गया, मैं उनकी बात मानूंगा। हाँ, लेकिन लक्ष्मी सहगल के बारे में मेरा व्यू बहुत खराब हो गया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, हाँ जी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रही बाद में, और उनके बारे में बड़ा बुरा लगता है कि जिनको आप बचपन में बहुत पसंद करते थे, उनके बारे में आपको उनकी जन्म कुंडली मेरे को डालनी पड़ी किताब में। मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन डाल दी मैंने। उसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकता, ख़राब चीज़ें हैं। लेकिन मोटा ये है कि जब मुखर्जी कमीशन का जो वर्डिक्ट आया, इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब बोला कि कमीशन बनाई जाए, तो सरकार ने एक टॉप सीक्रेट मीटिंग करी, गृह मंत्री ने, अडवाणी जी ने, और उसमें उन्होंने लोगों को बुलाया कि भाई आपका स्टैंड क्या है। तो ये शिशिर कुमार बोस, नेताजी का फैमिली, वो जो भतीजे थे, और 2-4 लोग इधर उधर के, तो लक्ष्मी सहगल से ही पूछा कि आपका स्टैंड क्या। तो लक्ष्मी सहगल ने बोला कि मर गए प्लेन क्रैश में।
और ये बेकार। और बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी जब कमीशन बन गई, तो बोला ये बेकार की चीज़ है, इसमें कोई क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मर चुके हैं प्लेन क्रैश में, और ये कमीशन जो वेस्ट हुआ करके। तो कमीशन ने उनको फिर, अब लक्ष्मी सहगल कुछ पता, बिकॉज शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट अराउंड जो प्लेन क्रैश की घटना घटी, ये उसके आसपास कहीं थी नहीं वहाँ पे, ठीक बात है। तो ठीक है। पर लेकिन उनका एक दर्जा, उनका नाम है, जब वो पब्लिक स्टेटमेंट दे रही है कि वो नहीं, वो मर गए, क्या नाम, मर चुके हैं प्लेन क्रैश में, तो ये बेकार में क्यों आप पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मुखर्जी कमीशन को सम्मन इशू किया उनको, ठीक है। एक पत्रकार को भी किया, तो वो भी बड़ी बातें बोल रहा था, ये है वो है वो है। जब कमीशन के सामने आया तो उसकी ऐसी उसकी जलालत हुई है कि वो ज़िंदगी भर कमीशन की में जाएगा नहीं जा करके। देखिए, तो उसको उन्होंने बुलाया, तो इसने आंसर दिया कि मैं तो बूढ़ी हो गई है, तो हेल्थ कंडीशन खराब है। ये बिफोर शी वॉज रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, तब उसकी हेल्थ रिकवर कर गई 2 साल में। उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन शी वॉज वेरी फिट, हेल्दी, तो वो नहीं आना चाहते थे। कमीशन ने कहा नहीं, हम कानपुर में आपका जो घर है उसके सामने आपके हम लोग वहीं हियरिंग करवा देते हैं आपके सामने, तो वहीं एक सेशन करवाते हैं। तो सेशन स्टार्ट हुआ, तो कमीशन में, क्योंकि मैंने भी गवाही दी है, तो कमीशन में आपको वो एक कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है उस समय कि आपसे कसम दिलाई जाती है कि आप सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उसने वो सारी कसम ली ऑन रिकॉर्ड पे, और वो टाइप्ड होता रहता है ट्रांसक्रिप्ट, आप जो बोल रहे हैं, और आपके करने के बाद में आप उसको चेक करेंगे, उसको सिग्नेचर करेंगे। वो मेरे पास वो पड़ी है, मैं आपको उसे कोट करके बता रहा हूँ। तो वो उसमें उसको पूछा है कि ये, उसने कहा मर गए, उसने वो रिपीट किया, ये हाँ मैंने कहा मर गए प्लेन क्रैश में, और ये बेकार की टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कुछ नहीं होगा ऐसे करके। तो एक वीपी सैनी जी जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताजी के बहुत, वो भी बड़े टाइम से रिसर्च कर रहे थे, वो आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो अब फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है जो नेताजी के जो नेताजी ने बनाई थी। हाँ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब लोग उसको कंफ्यूज करते हैं आजकल बहुत, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्टों ने तो उनको गाली दी थी, तो जो कुत्ता बोला था करके, बिल्कुल बोला ये था। लोग जो थे 1950 में फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक एक अनाथ बच्चा था जिसका कभी बनते सारे सुभाष बोस चले गए, हाँ, तो वो मेयर बने और फिर कुछ कितने दिन रहे। हाँ, वो तो अनाथ बच्चा था, वो कभी किसी के, तो वो 1950-51 में कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको इन्फिल्ट्रेट किया, उसको तोड़ दिया। तो ये जो अभी आपके सामने लाल सलाम खड़ा है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा है, और ये सब सुभाष बोस का नाम यूज़ करते हैं आज के लोग कम से कम, और ये वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं चीज़ों को आपस में। एनी हो, बट सैनी साहब जो थे वो थे उसमें, लेकिन उनको नेताजी पे उनकी श्रद्धा बिल्कुल क्लियर थी, तो उस मामले में उनमें मेरे में कोई फ़र्क नहीं। सैनी साहब जी बिल्कुल नेताजी के लिए उनकी पूरी श्रद्धा थी उनकी। तो अब रिसर्च बड़ी अच्छी करते थे उस ज़माने में, तो उन्होंने उनको कहा कि मैं मैडम को, मैं इनकी गवाही, मैं इनको एग्जामिन करूँगा, मैं भी। उसने कहा, तो उसने ना, वो बड़ा ड्रामेटाइज हुआ था वहाँ पे। वो एक, उस ज़माने में अब शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, वो VCR आते थे, और अब तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन सब कुछ रहता है, उस ज़माने में VCR लगाया, टीवी का सेट लगाया। उसने कहा जी मैडम, आपको याद है कि आज से 10 साल पहले मैं आपसे आपके घर आया था, आपसे मैंने आपके इंटरव्यू लिया था नेताजी के बारे में। तो उसने टेप लगा दी। अब शी कांट से नो, टेप चल रही है। कहता है मैडम आपको याद है कि मैंने, और टेप चलनी शुरू हो गई वहाँ पे करके, उसकी शक्ल हवा उड़ गई उसमें। कहता मैंने आपसे पूछा था सुभाष बोस की डेथ के बारे में, आपने कुछ, आपको याद है? कहती हाँ। कहता आपने कहा था ना इस पर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। शी कांट से नो, बिकॉज उसके सामने प्ले करना शुरू कर दिया। कहती आपने बोला कि आपको अमेरिकन ने इंटरोगेट किया, और उन्होंने बोला कि उन्होंने सुभाष बोस जैसे व्यक्ति को उन्होंने रशियन बॉर्डर तक चेज़ किया। तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ में उसका भी वही विश्वास था कि वो रशिया में चले गए और वहाँ कुछ हुआ उनके साथ में, लेकिन पब्लिक में आप झूठी स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्लेन क्रैश में मर गए। शर्म आती है कि आप INA कि वो कैसी हरकतें कर रहे हो उनके साथ में रह करके। उसके बाद जो मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि अच्छा टेस्ट में नहीं है, क्योंकि किताब में हमने उनकी, मेरे पास बहुत टाइम से जन्म कुंडली पड़ी थी, मैं उसको पब्लिक में नहीं लाना चाहता था, लेकिन इनके उल्टी सीधी बातें लोग करते तो मुझे डालना पड़ा। तो उसका मैं आपको बाकी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जो रेलेवेंट है वो ये कि आपको जानना जरूरी है कि सुभाष बोस उनसे तंग आ गए थे, INA में थे, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया था उन्होंने। शी वॉज नॉट द कमांडर ऑफ द रानी झांसी एट बियॉन्ड वन टाइम। अच्छा, नेताजी रिमूव्ड हर, और क्यों रिमूव किया वो मैं बोल सकता नहीं। वो फाइल वाकई मेरे गवर्नमेंट में IB का नंबर 2 की रिपोर्ट है। इट्स नॉट रिपोर्ट डन बाय सम छोटा मोटा आदमी। जो IB का नंबर 2 था उसकी रिपोर्ट की फोटो लगा दी, जाकर खुद पढ़ लो क्यों निकाला उसका वहाँ। ठीक, ये इनकी औकात है, और ये लोग पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार कि साहब उसने कहा था, उसने कहा था। अब ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी जो अभी कह रहे हैं, तो इसमें जोड़ देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, 3 कमीशन बने थे, और उसके फिर थ्रू कुछ चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे। 3 कमीशन बने थे ऐसी। शाहनवाज आयोग बना था, ठीक है, शाहनवाज कमेटी, यस, शाहनवाज कमेटी और कमीशन में वही फर्क है जो पुलिस वाले में और वो होमगार्ड में फर्क है। कमीशन बहुत मजबूत चीज़ है, ताकत जज होता है। ये तो बेचारा गवर्नमेंट का आदमी था, और ये विदेश मंत्रालय के अंदर आती थी। और विदेश मंत्रालय, आपको पता है हमारे देश में पंडित जी जब तक प्रधानमंत्री, जब तक हमेशा वही विदेश मंत्री थे, मुझे पता, शुरुआत से लेकर आखिर तक। लोगों को पता नहीं है।
डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था हमारी कंट्री में, लेकिन पंडित जी जब तक थे, वो अच्छी बात है, पंडित जी को की समझ बहुत अच्छी थी विदेश मामलों की, लेकिन पंडित जी खुद विदेश मंत्री रहने लगा था। हाँ। तो विदेश मंत्रालय के अंडर में शाहनवाज कमेटी बनी है, और शाहनवाज खान जो थे वो मैंने इसको सुभाष बोस के साथ में थे बिल्कुल कुछ टाइम के लिए। उन्होंने आईने ज्वाइन, पहले वो फेवर में नहीं थे, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। जो लाल किला केस हुआ था, हाँ उसके हीरो थे, लड़ाई भी थे हाँ वो लड़ाई अच्छी, उसके मेन हीरो थे। फिर पार्टीशन हो गया उनका, मेरे ख्याल से एक लड़का पाकिस्तान चला गया रावलपिंडी में, फिर उनकी फैमिली से कोई ISI का डायरेक्टर बना है बाद में, तो फैमिली वहाँ पे अच्छी सेटल है। यहाँ पर है, यहाँ पे दिल्ली में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी एसोसिएशन हुआ करती, तो उसमें वो मिलते थे आपस लोगों में। तो शाहरुख खान के डैडी वाज अ फ्रीडम फाइटर जी, तो वो शाहरुख खान के माता पिता से वहाँ पे उनकी जान बचा हुई। तो शाहरुख खान की मम्मी को अपना बेटी मानते थे, तो कई लोगों का कहना कि वो शाहरुख खान जी के नाना, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन वैसे। हाँ, ये जो हम पढ़ते हैं हाँ, ये शाहरुख खान ने पहली बार किसी उसमें बोला, उन्होंने शायद बताया, हाँ बताया था बाद में। मैं अब नाउ आई नो शाहनवाज खान जी के पोते को जानता हूँ मैं। अच्छा, तो वो तो वैसे चेक किया, हम किसी एक आदमी के कहने पे चलते नहीं, लेकिन ये बात भी है। ओके, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपकी किताब नहीं पढ़ा था मैंने, मैं बता रहा हूँ उसको, मैंने क्या किया, और शायद वो गलत भी हुआ है मेरे साथ में कि मैंने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया चीज़ों में। लेकिन मैंने एक आदमी को अगर मैं ले रहा हूँ, किसी भी रिसर्चर आदमी को, जैसे मान लीजिए कि फिलिप फिनी ने इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया अंग्रेजों के ज़माने में। अगर आप शौगातो बोस की किताब उठाएंगे जो हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उसने नाम लिख दिया जी मिस्टर फिनी। मिस्टर फिनी तो मिस्टर शर्मा हो गए, नाम तो बता नाम क्या उसका, उसको नाम तक नहीं लिखा, फिनी लिख दिया। फिनी नहीं है, फिनी तो उसका सरनेम हो गया, उसका नाम फिलिप एडमंड फिनी था, ठीक है। तो ना केवल तो वो अब, लेकिन है कि वो हार्वर्ड का नाम लगा करके, और एक साइटेशन, एक आजकल रैकेट हो गया है कि मेरे को हिस्टोरिकल कोई साइटेशन मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए किसी भाई ने 40 साल पहले कोई किताब लिखी, वो बंदा ऊपर चला गया, मैंने उसमें कुछ गलत बात लिखा, मैं उसको कोट कर दूंगा, उसके बाद मेरी कोई, आप मुझे एकेडमिकली जिम्मेदारी नहीं है, एकेडमिकली और लीगली आप मुझे दवा, मैं तो बोल दूंगा जी उसने लिखा, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने, क्योंकि भैया हम लोग तो हार्वर्ड के नहीं है ना, हमें तो ठोक जाना पड़ेगा कि झूठ सच है, कल को मेरी गर्दन ना पेगी। हर एक आदमी की मैंने कि 7 जन्मों की मैं पुश्तों का रिकॉर्ड लेके चलता हूँ कि फिनी का लड़का कहाँ पर है अभी, फिनी कहाँ रहता था, अगर ये था वो था, जज साहब के बच्चे कौन हैं, उनके बच्चे क्या करते थे, एक बच्चा मुझसे मिलने भी आया था जज साहब का। तो मैं तो हर एक आदमी का पूरा रिकॉर्ड 360 डिग्री लेके चलता हूँ। मैं लिखता नहीं हर चीज़ को, कईयों को लिखा है, लेकिन हर एक आदमी को हम ट्रैक कर रहे हैं कि INA वाले थे 1940 में नेताजी के साथ में थे, बाद में कांग्रेस में हो गए, आज आपका लड़का अमेरिका में, वो सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको मालूम चल जाता है ना। आप अगर आप किसी का पूरी पिक्चर देखेंगे आजकल, यू विल अंडरस्टैंड। ये आपको एक लाइन देके बता रही कि सर शाहनवाज खान जो नेताजी के साथ बड़े सपोर्ट में थे, वो नेताजी के साथ में 1 साल था, उसके बाद पूरे कांग्रेस में बुरी जिंदगी बिता रही है, पूरा कांग्रेस ही था वो। आप क्यों आधी बात लोगों को बता रहे, सरकार के रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं। सरकार के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि साहब वो तो INA का आदमी था। INA का आदमी कहाँ से यार, सुभाष गांधी पंडित जी का आदमी था वो। पूरी बात बताओ ना, आधी बात में बताओ। इसके बाद 1956 में शाहनवाज कमेटी, फिर बना खोसला कमीशन 1970 में। GD खोसला जी पंडित जी के दोस्त थे, सुभाष बोस को पसंद नहीं करते थे, ऑन रिकॉर्ड उनकी बात कर रहा हूँ, उनका बाइट है दूरदर्शन। आप कैसे कह रहे हैं पसंद नहीं करते थे? उसने खुद बोला अपने मुंह से, उसका बाइट है, यूट्यूब में जाके देख लीजिए। वो कैसे कमीशन, कैसे हमारे आपके किसी एंकर के डैडी ने, कैसे गौरव सामंत के डैडी से बाइट का दूरदर्शन में इंटरव्यू पूछ लीजिए, खुद कह रहा है कि मेरे को सुभाष पसंद नहीं है मेरे को। तो उन्होंने बताया, हाँ, तो उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश की कहानी ठीक है उनकी, ना केवल ये बताया, उसने सुभाष बोस की इंसल्ट करी बहुत ज़्यादा। उसने अपनी रिपोर्ट में उनके बारे में उल्टी सीधा वर्ड यूज़ किए कि वो जापानियों का पिट्ठू था, ये फ्लान ढमकाना, उसने बकवास करी उसके बारे में, पॉलिटिकल कमेंट्री पूरी कमेंट्री दी, पंडित जी को सिवियर किया, और वो पंडित जी का दोस्त था। और फिर मुखर्जी आयोग, जिस पर बहुत बात हुई है, जिसने आखिर में मुखर्जी साहब के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। वो बेचारा चले गए बेचारे, वो मतलब बड़े, मतलब उस सेंस में बेचारे नहीं थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी मेहनत से काम किया। मुखर्जी साहब जो थे वो, उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे। मुखर्जी साहब के छोटे भाई अभी कलकत्ता के बहुत जाने माने, मिलोन मुखर्जी जाने माने एक्सपर्ट है, उनकी छोटी बहन भी वकील थी। मुखर्जी साहब का छोटा भाई बहुत बड़े लेवल पे लंदन में किसी मतलब मित्तल ग्रुप में साथ में थे। तो उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल वो थी, किसी से बात नहीं करते। सिर्फ ये आप लिंक निकाल सकते हैं कि उनके छोटे भाई की जो मिसेस है वो किसी कांग्रेस के मिनिस्टर की लड़की है पुराने, अदरवाइज उनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। टू द पॉइंट बात करना, कोई इंटरव्यू कमेंट्री में बहुत कम जिनकी मिली थी उन्होंने। वो ओल्ड फैशन आदमी था, हमसे भी बात नहीं करता। वो तो बाद में जाकर के 2010-11 के बाद में थोड़े जब फ्रस्ट्रेट हो गए, तब जाके हमने उनको दबोच लिया, तब हमसे वो बड़ी बातें करते, वो खुलने शुरू नहीं तो उन्होंने मुझे 2010-11 से पहले उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। ओके, एक मेरा इंटरेस्ट है साइबेरिया में, साइबेरिया की उस जेल में। इसके बारे में कहा गया बार बार कि वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस
को किसी ने देखा, मे बी, मतलब अब मुझे नहीं पता, मैं तो वेग बात कह रहा हूँ, आप बता पाएंगे। मे बी स्टालिन के आदेश पर उनको बाद में जेल में बंद कर दिया गया। कुछ लोग इसमें, अब बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, मैं लेना भी नहीं चाहता, सुब्रमण्यम स्वामी, नहीं उनका तो नहीं ले रहा हूँ, और पहले उसी कालखंड में एक व्यक्ति जो पंडित नेहरू के बहुत करीबी थे, बाद में देश के बड़े पद पर पहुंचे, उनके हवाले से भी बात कही जाती है कि साहब वो रूस के दौरे पे गए थे और उन्होंने भी उनको वहां पर देखा है। साइबेरिया वाले एंगल पर थोड़ा प्रकाश डाल पाए जितना द रशियन एंगल स्टार्टिंग से, अभी से नहीं। इनफैक्ट अगर आप इंटेलिजेंस की जो इंक्वायरियाँ हुई है, मैंने आपको बताया, अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, उन्होंने छिपा दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अभी हमें अवेलेबल हुई है। तो ये रशियन एंगल इज एज ओल्ड एज अ प्लेन कश्मीरी, क्योंकि उनको जापानियों ने ये खबर दी कि सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हुआ और मारे गए। जब उन्होंने इंटरोगेशन करनी स्टार्ट की तो मुंह से निकल गया वो तो रशिया जा रहे थे। तो आप झूठ कह रहे हैं, एक बार आप मेरा इतना बड़ा झूठ पकड़ लोगे, आप मुझे विश्वास नहीं करोगे जिंदगी भर। तो जापानियों, फिर वो पूरी प्लान निकल के आ रही कि सुभाष बोस ने जाने का प्लान किया। तो रशियन एंगल इज देयर फ्रॉम द वीडियो वन। अब रशियन एंगल में जो कौन क्या कहता है वो एविडेंस नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे भी चलना पड़ेगा, किसी के कहने पर जा सकता नहीं। आपको मैं एक एग्जाम्पल इसे देता हूँ कि एविडेंस नहीं है, बट ये समझने के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने जॉर्ज साहब से मेरी बातचीत थी, ठीक है। उन्होंने मेरी पहली किताब उन्होंने रिलीज़ की थी, आप दिल्ली में आए सी में, अगर आप उस टाइम पर अगर नहीं होंगे तो ये पहली किताब आपने जो रेफरेंस दिया, बैक फ्रॉम डेड, जॉर्ज साहब ने रिलीज़ की थी। तो जॉर्ज साहब से मैं मिला, रक्षा मंत्री थे, तो मैंने जब मुखर्जी कमीशन काम चल रहा था, तो आपको मालूम है कि जॉर्ज साहब, अगर आपको उस जमाने के जर्नलिज्म को याद है, जॉर्ज साहब वाज वेरी ओपन बेसिकली। कोई भी आदमी उनसे आगे में, वो आज के मंत्री जैसे नहीं थे, बहुत सादे व्यक्ति, बड़े सादे व्यक्ति थे। वो रेल के आंदोलन से निकले, यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, हाँ। तो जॉर्ज साहब से मिलना बहुत आसान था। तो जॉर्ज साहब से हम लोग मिले और उसमें करके जब मिला उनसे, तो उनसे मैंने बात की। तो पहले उनसे मैंने बोला कि सर ये रशिया वाली बात उनसे मैंने पूछा कि ये नेताजी की बात कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को झाड़ दिया। तो पता नहीं कितने हथियार लेते हैं हम लोग उनसे, मुझे उन्होंने झाड़ दिया। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे, तब उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली मैंने उसके बाद रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में। अच्छा। तो फिर उसने मुझे ये बताया, ये एविडेंस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये एविडेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। मैंने इसके बारे में लिखा भी नहीं, अब तो जॉर्ज साहब नहीं रहे तो बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसे बहुत लोगों से बातचीत हुई। अब कोई आईबी का डायरेक्टर या रॉ का कहा कि भाई छापना कहना तो मत, पर मैं बता देता हूँ क्या मैं क्या लिखूं। अब इतना पागल तो मैं हूँ नहीं, सारी बातें बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ मेरे पीछे सपोर्ट तो होगा, कुछ ना कुछ लोगों ने बोला होगा, तभी जाके बक रहा हूँ सब कुछ कि रूस में थे, ये सरकार को पता है, बहुत लोगों ने प्राइवेटली एडमिट किया। तो उसमें उन्होंने फिर बोला कि रक्षा मंत्री रूस के, मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरे मेरे बीच की इशू नहीं है, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बोल कि हमारे टॉप से बात करें। आज तक का रिपोर्टर फ़ोन करे और आज तक का एडिटर फ़ोन करे, उसमें फ़र्क है कि नहीं है दोनों एक ही जन के, लेकिन लेवल का फ़र्क पड़ जाता है। रिपोर्टर को तो मैं टरका दूंगा, यार कल आइए, परसों तरसों, ये एडिटर साहब फ़ोन करेंगे तो मेरे बाल खड़े हो जाएंगे कि साहब एडिटर साहब फ़ोन कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तेरे मेरे बीच का नहीं है। तब से हमने ये पकड़ लिया कि उस पर अब बात करूंगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल बात करनी चाहिए, जो गौरव सरकार नहीं कर रही, मोदी जी नहीं कर रहे हैं बोलने के बावजूद। तो हुआ क्या कि उसमें तो वहाँ पे फाइलें निकली। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई समरी क्या पूरे केस की, समरी ये है कि देर आर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द CIA साइड, एंड देर आर ऑल्सो अकाउंट्स विच आर क्रेडिबल, ठीक है, जिनको हम क्रेडिबल मान सकते हैं। जैसे कुछ लोग जिनका कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, उन्होंने कमीशन में गवाहियाँ दी हैं जाकर के, वो सबका लबोलबाब निकलता है। और ये खासकर रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस कि सुभाष बोस सन 45 के बाद रूस में थे और उनको वहाँ प्रोटेक्शन दिया गया था। ओके, ठीक है। सो दैट इज इट। देन द क्वेश्चन मे बी कि अगर वो है तो फिर देन व्हाई नोबडी बिलीव्स इट। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको याद है कि बार बार हम लोग पाकिस्तान को डॉजिए बना के देते थे इंटेलिजेंस की, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का भी कोर्ट कचहरी वही है जो हमारा, हम एक ही जगह से निकले हुए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को कोर्ट कचहरी में सबूत नहीं माना जाता। तो भारत सरकार का रवैया वही है कि ये रिपोर्ट्स की कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो और ये कि अब प्रूफ क्या होगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, कि दाऊद इब्राहिम एफिडेविट दे बॉम्बे के कोर्ट में और ये बोले कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ। टिल दैट टाइम देयर इज़ नो एविडेंस दैट ही इज़ देयर, कोई एविडेंस नहीं है। अमेरिकन के पास में कोई एविडेंस नहीं था कि उसामा बिन लादेन वाज इन एबटाबाद, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो मना कर रहे थे और इनके पास भी कोई एविडेंस नहीं था। इनफैक्ट ओबामा ने उसके बारे में लिखा भी कहीं पे कि अगर हम तो डर लग रहा था किसी जाके शेख को ना मारा है हम लोग कहीं जाके, कोई फोटो वोटो कुछ नहीं था हम लोग के पास, लेकिन उन्होंने
3-4 चीज पकड़ ली बस वो कि जो ऊपर बंदा से इतनी हाइट, इतनी नहीं, वो लंबा लंबा था और वही वो टेप जो बंदा देता था ना बीच में, वो टेप वाला घुसा था एक बार, वो यही मिला उनको, उन्होंने कुछ उन्होंने बाद में शायद डीएनए निकाला, हाँ डीएनए, उसके बाद चक्कर में उन्होंने पकड़ लिया। तो पीपल टेक रिस्क, इंटेलिजेंस तो आपको एक छोटी सी चीज पे पकड़ लेती है ना, वो ज्योति मल्होत्रा लपेटे मांगी कि आप क्या करने गई थी अंदर वहाँ पे, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गो आफ्टर समबडी। बट हमारे वाले केस में वो मानने को राजी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्टाइल एंटिटी है, वो किसी रिपोर्ट को लेके डेवलप नहीं करेंगी इन्फॉर्मेशन को, वो बोलेगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग वहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी बात की जो बोली जाती है, जो मेरे को समझ में नहीं आता, खासकर मैंने स्वामी जी का नाम इसलिए कि स्वामी जी इज अदरवाइज वेरी इंटेलिजेंट, आई मीन ही इज सच अ बिग लीडर। और बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग कहते हैं कि स्टालिन ने मार दिया, ये जो कहानी जुमला लोग दे रहे हैं, इनफैक्ट मेरे सपोर्ट वाले जनरल जी डी बख्शी भी बीच में बोलते थे, अभी बख्शी साहब ने मेरा पॉडकास्ट साथ में किया, तो उनके साथ हम लोग हैं जुड़े हुए, हमारा डिसएग्रीमेंट है एक थर्ड एंगल में आकर उनको लेकर के। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आया कि जिन लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज है हिस्ट्री की और हमारे भारत की हिस्ट्री की, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। ये अपने आप में बोलना कि स्टालिन ने उनको मरवा दिया, इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस इन द सेंस दैट स्टालिन जब तक जिंदा रहा है उससे भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। वो ये नहीं मानता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो ये अंग्रेजों के ही लोग हैं ये लोग, ठीक है। उसने हमारी इंसल्ट करी एक के बाद एक लगा करके, वो चाइना वाला नजरिया है, वही जो भी नहीं, वो पूरा गलत नहीं था बाय द वे, पूरा गलत नहीं था। उसने जो बोला कि आप अंग्रेजों के ही कंटिन्यूएशन में, वो गलत नहीं कह रहा बात, वो ठीक कह रहा था, आधा ठीक था। आप कंटिन्यूएशन में थे अंग्रेजों के, आप कोई 47 में आज़ाद नहीं हुए हो, वो एक अलग मुद्दा है। वो तो उनके संसदीय मूल्य, ये वो नहीं मूल्य नहीं, अंग्रेज का राजा भाई, आपका इंग्लैंड का राजा आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट था ना 47 के बाद में, कॉमनवेल्थ माना हमने सब कुछ। किंग जॉर्ज आपका भी तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था ना, 50 से पहले तो हम अंग्रेज के राजा को सलूट जाकर मारते थे, तो उनकी फौज के लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनके बड़े लोग यहाँ बैठे थे, आपकी वो रिपोर्टें कर रही है इंटेलिजेंस वहाँ पे, आप उन्हीं के अंडर में थे। 47 में कोई आपको पूरा का पूरा नहीं कि अंग्रेजों ने पूरा आपको पकड़ा दिया, धीरे धीरे दिया था करके, ये हमको झूठ बताते हैं बैठ करके। तो उसने स्टालिन ने कई रशिया में रिसर्चर गए थे, तो उन्होंने वहाँ से आके बताया था मीडिया को, मैं तो उन्हें कोट कर रहा हूँ, उसने किसी नोटिंगा पंडित जी का पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज़ किया, राजनीतिक वेश्या। तो जो इंसान हमारे पंडित जी को गाली दे करके बात करता है, वो उसके कहने पे उस आदमी को मारेगा जो खुद उसका दोस्त था, मतलब दोस्त सेंस की नेताजी की जान पहले बचाई थी, पहले से संबंध अच्छे थे। सुभाष बोस की चिट्ठियाँ निकल के आई हैं कि उन्होंने रशिया के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी 44 में कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि रशिया की लड़ाई जापान से नहीं थी, तो उसका एम्बेसडर वो जैकब मलिक वहाँ बैठा हुआ, तो वो चिट्ठी वहाँ मिली, वो चिट्ठी वहाँ से केजीबी हेडक्वार्टर, जर्मन से संबंध बनवाने में भी उन्होंने बड़ा रोल निभाया है। अरे वो 10 दिन तो सुभाष बोस जो यहाँ से जर्मनी गए हैं, वो पहले थ्रू रशिया गए थे, रशिया वाले अगर वहीं पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले करते तो सुभाष बोस का नामो निशान नहीं मिलता। भगत तलवार की बात करते हैं, वो एक फिल्म में भी थे, उनका रोल था। हाँ, भगत राम तलवार, वो अलग, वो तो हाँ, वो कम्युनिस्ट थे और वो भी रशियन एम्बेसी के संपर्क में रहने की कोशिश लगातार रहती थी। मतलब आप ये कह रहे हो वो शाहरुख खान के हमारे ठीक ठाक संबंध थे रूस से, मतलब नहीं, उसके बाद भगत राम तलवार को तो छूट गया, उसके बाद नेताजी रूस में एंटर कर गए, वो 10 दिन तक रूस में रहे और रूस से फिर वो जर्मनी गए थे, तो जापान, उनकी रशिया ने ऑलरेडी जान बचाई है। दूसरा जो रिकॉर्ड पे जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने रशिया से अजाइलम मांगा था, और ये बात रशियंस ने भी जब मुखर्जी कमीशन गई ऑफ द रिकॉर्ड बोली, भैया अजाइलम मांगा तो हम दे देंगे। ये जो कहानी है कि उन्होंने मार दिया, वो कोरी बकवास इसलिए है कि स्टालिन ना पंडित जी को ना गांधी जी को, दोनों को पसंद नहीं करता था। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो रशिया ने फूल तक नहीं भेजा हमारे को, ठीक है। गांधी जी को रिएक्शनरी वर्ड उन्होंने यूज़ किया, पंडित जी को तो गाली दी उन्होंने। तो जब उनका कोई रिश्ता, फिर पंडित जी ने हमारा ही कमाल की बात है कि हमारी पहली जो एम्बेसडर थी रशिया में, वो पंडित जी की बहन थी वहाँ पे, विजयलक्ष्मी पंडित। स्टालिन ने उससे मिला तक नहीं, उससे कभी वो नहीं मिली उससे। पहला बना था आपका ये राधा कृष्णन, हमारा पहला एम्बेसडर, ये गया तो उससे पूछा, वो गई थी अमेरिका, विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ, उसके बाद अमेरिका गई है, लेकिन पहले तो वो रशिया में गई, फर्स्ट एम्बेसडर हमारी रशिया में वही थी। तो इसने, तो मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ का कोई एविडेंस वो नहीं है, तो रशिया का लबोलबाप यही निकल के आ रहा है। अगर आप सब रिकॉर्ड को देखेंगे या जो अलग चीज़ें हैं उसको देख करके, पूरा चैप्टर पर लिखा हुआ है। सही। 2 ही मुद्दे कि नेताजी रूस में थे, उनको वहाँ प्रोटेक्शन मिला था, मारने का या उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ निकल के जो आ रही है, जो हमारे लिए आज के दिन में रेलिवेंट है, कि जो मेरे को जॉर्ज साहब ने बताया था, बट ये लाइन निकल के आ रही है कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस में है 45 के बाद में, और ये अगर मुझे पता लगाना हो तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं जाकर के किसी प्रोफेसर से बात करूँगा? पागल थोड़ी ना बैठ करके मैं। ये दिल्ली में इनकी एम्बेसी किसके लिए खोल के बैठे हो? हमारी एम्बेसडर किस लिए बैठा वहाँ पे? ये वहाँ बैठ के क्या नाचने गाने के प्रोग्राम करने के लिए बैठे? आप इनको बोलो, बात करो उनसे। तो ये भारत सरकार का रवैया ये था कि एक सत्यनारायण सिन्हा नाम के एक विदेश मंत्रालय के पहले एम्प्लॉय थे, और बाद में वो पहली हमारी
फर्स्ट जो हमारी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर भी थे बिहार से। तो सिन्हा भी बड़े ज़बरदस्त नेताजी के भक्त, वो पीछे उन्होंने बड़ा धमाल मचाया था सन 60 के दशक में। तो उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कमीशन के सामने दिया था। उनका स्टेटमेंट था कि हम किसी पार्टी में थे, खड़े हुए थे, और पंडित जी वहाँ पे थे और रूस का जो एम्बेसडर था वो था वहाँ पे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी बात करो इससे, क्या नाम है, रूस के एम्बेसडर से नेताजी के बारे में। तो पंडित जी कहते तुम क्या चंडू खाने की बातें करते हो। चंडू खाना मतलब जहाँ पे वो लोग ड्रग्स लेते हैं उसको चंडू खाना कहते हैं, पुराने ज़माने की उर्दू की भाषा का शब्द है। तो पंडित जी पता ये भारत का रवैया था कि हमने रशियन से ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बातचीत नहीं करी। और मैंने अपनी किताब में हमने एग्जाम्पल दिया कि विदेशों में जब ऐसे ही केस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी था राउल वॉलनबर्ग, उसकी लाइफ की कहानी काफ़ी कुछ नेताजी की मिस्ट्री से मिलती जुलती है। ये आदमी 1945 में इसके बारे में खबर आई कि मर गया। ये कोई स्वीडिश डिप्लोमेट था, छोटा मोटा, पर उसकी फैमिली बहुत अमीर फैमिली थी। उसने यहूदियों को बचाया था बहुत सारे, उसकी इंपॉर्टेंस इस बात में निकल के बाद में आई। तो वॉलनबर्ग के बारे में कहा जाता है कि 45 में इसके बारे में खबर आई कि वॉलनबर्ग की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद में खबर आई कि साहब ये तो वॉलनबर्ग साहब तो उधर रशिया वाले उठा के ले गए, उसको साइबेरिया में है। और जैसे यहाँ खबरें आती कि नेताजी को रूस के जेल में देखा गया, वो देखा गया, वो ऐसे खबरें वॉलनबर्ग की। तो जैसे ही पहली खबर आई वॉलनबर्ग के बारे में कि वॉलनबर्ग रूस में है, स्वीडन जो है इतना सा कंट्री है, मेरे ख्याल से हरियाणा जितना बड़ा नहीं होगा जहाँ तक मेरी आइडिया है। और वो आपका सोवियत अंपायर पूरा, स्टालिन का सबसे खूंखार जो आदमी था, पहले दिन जाकर के उन्होंने एम्बेसडर को फ़ोन खड़काया अपने कि जाके स्टालिन से बात कर इस केस के बारे में। जिस आदमी को काम करना हो वो ऐसे दिखाता है। और एम्बेसडर जाकर के स्टालिन से पूछा, स्टालिन भी बड़ा वो कहता अच्छा नाम बताओ क्या है, नोट कर लिया उसने करके। उसके बाद में 10 साल तक रशियन ये बोलते रहे जी हमको नहीं पता है आदमी कौन है, हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, हमारे पास में कोई नाम नहीं है इसका। बाद में फिर वो जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं रशियन साइड से, उन्होंने बोला कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे को, हम जब भी इन लोगों से मिलते हैं स्वीडन वालों से ये इशू कुछ हालते हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि हमारा बंदा कहाँ गया, क्या हुआ, क्योंकि उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन वो पीछे पड़ गए प्रधानमंत्री के, भैया पता लगाओ तुम्हारा आदमी था। हम तो बेशरम है, मैं तो कोई कहने को तो बड़ा भाई बहन की बातें कर रहा हूँ, यहाँ तो बेशरम लोग बैठे हैं यहाँ पे। वो पीछे पड़ गए वहाँ पे, उनकी उसकी माँ पीछे पड़ गई, उसकी वॉलनबर्ग की, और उसकी बहन पीछे पड़ गई। वो उन्होंने जीना हराम कर दिया प्रधानमंत्री का अपने वहाँ पे कि पूछो उसके बारे में तुम्हारा आदमी वहाँ पे कैसे गया। 10 साल तक ये झूठ कहते रहे कि हमारे पास में नहीं है, हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, इंक्वायरी कर ली। 10 साल बाद उनके विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमारे इंटरोगेशन में मर गया बंदा KGB के हेडक्वार्टर्स में। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल दिए कि अगर आप कोशिश करोगे तो निकल आता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी। जब इन पे प्रेशर पड़ा तो पहली बार डरते डरते बड़े मतलब डर के VP सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार रशियन से पूछा, अभी डर के, वो भी बहुत नीचे के लेवल पे। हम जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो हमने उनसे यही विनती की थी कि सर आप इसको पुतिन साहब से उठाएं मुद्दे को। और मोदी जी ने ये बोला कि मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ, यह 2015 की बात है कि मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ अक्टूबर में, तो मैं उनसे उठाऊँगा। वो दिन है, आज के दिन है, पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मोदी जी ने बात उनसे उछाली। बीच में खबर आई थी कि सुषमा जी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने रशियन गवर्नमेंट से इस केस के बारे में बातचीत करी है। ठीक है, बातचीत क्या हुई है वो टॉप सीक्रेट है। संसद में एक आंसर दिया गया कि रशियंस ने कहा हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, हमारे पास में कुछ नहीं, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो दैट इज़ अ जुमला, बेसिकली इट मीन्स नथिंग, इट इज़ नॉट क्रेडिबल। हमें सरकार के हाईएस्ट लेवल पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो दुनिया में शांति लाने की, आप जाके पुतिन साहब से सवाल पूछो, साहब ये बंदा, और उसके पूछने का तरीका ये, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। हिरण के पेट में कस्तूरी है, उसे खुशबू कस्तूरी की आ रही है हर जगह, उसको ढूंढ वो बाहर रहा है। आप नेताजी के बारे में बैठ के ढूंढ रहे हो कि अमेरिका में क्या हुआ, वो कोई अमेरिका सारा माल मत्ता यहीं पड़ा हुआ है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के अंदर। जब भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये अभी कभी कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, ठीक है, आपका क्लोज माइंड है, आपको लगता है कि रशिया वाले इतने पागल हैं कि आपको ये बताएंगे हमारे पास में था वो आदमी। जब आपका स्टैंड है कि मर गया प्लेन क्रैश में, तो वो क्यों आपको बोलेगा, काउंटर करेंगे भाई, क्यों काउंटर करेंगे? पता है कल को राहुल गांधी पावर में आएगा तो हमारी दुकान ही पूरा बिजनेस ठप करा देंगे लोग। पहले तो आप अपना बोलेंगे जी हमारे पास में ये रिकॉर्ड है, ये था, हमने IB ने ये पता लगाया था, राव ने कहा था जी ये रिपोर्टें हैं करके, हमें लगता है ये आदमी आपके पास में, कृपया करके आप अपने रिकॉर्ड चेक करो। और ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते हैं, रिकॉर्ड छुपाने के तरीके हैं, हम लोग खुद इस चीज़ के उस्ताद हैं रिकॉर्ड छुपाने के, हमने खुद रिकॉर्ड छुपा रखे, हम लोग खुद जाके पार्लियामेंट में झूठ बोला हुआ है। आप तो वैसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो, हम तो खुद वो हैं, एक नंबर के उस्ताद हैं।
आप उनको बताओ ना भैया ये है, आप कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, ऐसे तो रिकॉर्ड बनते हैं। रिपोर्टें हैं, 4 जगह से रिपोर्टें आ रही हैं कि आदमी वहीं था तुम्हारे पास में, बट तो मैं अपना रिकॉर्ड क्लियर करूंगा ना बिफोर आई। जब मेरा ही स्टैंड ये है कि मर गए प्लेन क्रश में, तो रूस वाले अमेरिका वाले क्यों आपको नेताजी की इन्फॉर्मेशन देंगे? उनको तो अपने बिजनेस ट्रेड बनाने, उनका वो टाइम चला गया। अभी कोई अमेरिका को कोई सुभाष बोस से मतलब नहीं है, इंग्लैंड को। उनको आज के भारत से मतलब है कि इस भारत से हमारे रिश्ते हैं, इनको हमने सामान बेचना है, ये करना है, वो करना है। पर हमारा स्टैंड जब नहीं होगा, हम खुद जाके ताइवान वालों को झूठ फूट सच बोल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट। अच्छा वो मैं आपको बताना भूल गया, उसका जो क्लाइमेक्स था वो जानना जरूरी है क्योंकि वो बहुत नया है। 2000 तो कहानी ये घटती है, जो ये पूरी हमारी जो लास्ट वाली किताब है जो सरकारी रिकॉर्ड पर लिखी है, कि भारत सरकार नहीं चाहती कि ताइवान में कोई इंक्वायरी हो। ठीक है, उसको नहीं जाने दे रहे, झूठ बोल रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे, जी वो मदद नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब भी वहाँ पे इंक्वायरी होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहाँ से खबर निकलती कि साहब डेथ प्रूव नहीं हो रही, और जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है वो भारत सरकार छुपा देती है, पब्लिक को नहीं बताती। क्लियर कट ओपन शट रिकॉर्ड्स हैं इसके। ठीक है, करते करते क्लाइमेक्स आता है मुखर्जी कमीशन का। तो मैंने मुखर्जी को बोला कि साहब ये तो, उनके कमीशन को बोला कि ये तो ताइवान मिशन बना। फिर मेरे को उन्होंने मेल डाला कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ से गवर्नमेंट को मालूम चला, ही नाराज़ हो, कहता आप मत करो, हम खुद करेंगे। फिर ये 6 महीने साल तक चुप हो गए, कमीशन तंग पड़ गया। फिर करते 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 आखिर में इन्होंने मुखर्जी कमीशन को जाने का परमिशन दे दी। तो कमीशन ने जाने से पहले और बीच में भी ये बात बार बार रेज करी कि मेरे को, अगर मैं ताइवान जाऊँगा तो मेरे लिए स्पेशल जो है कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए, डेथ रिकॉर्ड चाहिए, क्रिमेशन के रिकॉर्ड, क्रिमेशन का रजिस्टर चाहिए जिसमें जितने लोग मरे उनका नाम लिखा, सुभाष बोस का नाम भी इसमें होगा, उस जनरल का नाम होगा। अभी हम जनरल पे आते हैं, जिस जनरल के साथ सुभाष बोस मरे उसका भी नाम होगा उसमें। दोनों इकट्ठे मरे हैं, उनका दोनों का हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, मतलब एक का तो हुआ है, फिर उसको क्रिमेशन किया, तो कहाँ वो रिकॉर्ड में नाम लिखा, और डॉक्टर कह रहा है हमने नाम लिखा है करके। तो वहाँ पे हमारा एक बॉडी है ITA, इंडिया ताइपे एसोसिएशन, जो अभी हमारी टेक्निकली एम्बेसी काम करती है। तो उसके हेड थे विजय गोखले जी, जो अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हुए हैं। इस पूरे केस में कोई छोटे मोटे बंदे का नाम ही नहीं है, हमारे पॉडकास्ट में आए थे। हाँ, तो गोखले साहब का पूछना, ओपन शॉट रिकॉर्ड है हमारे पास में, मैं आपको जो बता रहा हूँ रिकॉर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। गोखले साहब बेकार में बदनाम हो गए इस केस में। गोखले साहब ने उनको थोड़ा शुगाता से तरह दोस्ती कम रखें, बेकार में वो कांग्रेसी आदमी है, उल्टी सीधी बातें बोलता है उनको। तो गोखले साहब ने उस पर राइटिंग में लिख करके दिया है कि मैंने ताइवान गवर्नमेंट से बात कर लिया और उनके पास में ये रिकॉर्ड नहीं है। राइटिंग में, मैं आपको मैसेज छोड़ा के बोल रहा हूँ, आपको राइटिंग में है। दिस नथिंग मिस्टर गोखले कैन डू अबाउट इट। राइटिंग में लिख करके दे रहा है कि यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, क्लियर कट केस ऑफ कि आप कमीशन को मिसलीड कर रहे हो, इंक्वायरी को आप जिस चीज़ को लेकर अमेरिका में निक्सन की खिल उतार दी गई थी, आपने वो हरकत करी है। ऑब्वियसली आपकी कोई दुश्मनी सुभाष बोस के साथ में नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं लेके चलूँगा, आपको ऊपर से ऑर्डर आया होगा। पर आपने ये लिख करके एक बार नहीं 2-3 बार बोला कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, मैं ताइवान गवर्नमेंट से बात कर ली है। जस्टिस मुखर्जी ताइवान में जाते हैं, विदेश मंत्रालय से तमीज़ से बात करते हैं, 15 दिन में रिकॉर्ड निकल के आ जाता है, पूरा रजिस्टर निकल के आता है, जो बंदे वहाँ मरे हैं। आप कह रहे हैं जापानी की प्लेन में क्रैश हुआ, प्लेन में लेफ्टिनेंट जनरल शिडाई, बहुत बड़ा जनरल उनका वो था, सुभाष चंद्र बोस थे, और बाकी छोटे मोटे अफसर थे। उसमें से जो लोग रशिया जाने वाले थे सारे मर गए, बाकी लोग बच गए। ठीक है, आपने ही कहा है, जापानियों ने, आपका एविडेंस है कि उनको हम हॉस्पिटल ले गए और उनको वहाँ पे हमने इलाज किया और बाद में हमने क्रिमेट कर दिया और उनकी अस्थि हमने वापस भेज दी। रजिस्टर उसने पूरा निकाल के दे दिया जापानी, कौन ऐरा गया, नथु खैरा कौन सा मरा, सबका नाम पता लिखा हुआ, उसमें कोई बंदा जो प्लेन क्रैश मरा किसी का नाम नहीं है। केस फिनिश्ड। अब एक नई चीज़ सामने आई है हमारे, एक वो नई चीज़ ये सामने आई है कि जनरल शिडाई साहब की डेथ के बारे में चाइनीज़ हैव ए एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। According to Japanese, Subhash Chandra Bose met General Shidae on 17th of August evening. They flew together और नेक्स्ट डे प्लेन क्रैश हुआ। ठीक है, ये जापानी कहते हैं। जब उसका आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो गलत पाया गया, एविडेंस मानने का नहीं मिल रहा। ठीक है, चाइनीज़ का एविडेंस, चाइनीज़ हिस्टोरियन ये लिख रहे हैं, उनका कोई सुभाष बोस से लेना नहीं है। वो ये कह रहे हैं, उनकी खुंदक जो शिडाई के साथ में है, कि शिडाई इस घटना घटने के बहुत पहले ताइवान में आ चुका था। 18 अगस्त को वो और एक और जनरल जहाज़ में उड़े, हमने उनको इंटरसेप्ट किया कि अब 15 अगस्त हो गया, आपने सरेंडर कर दिया, जहाज़ को नीचे, अमेरिकन ने इंटरसेप्ट करा, हमें इन्फॉर्म किया, हमने उनको बोला कि जहाज़ को नीचे लेकर आओ। जब उसने लेने से मना कर दिया, हमने जहाज़ को शूट कर दिया और वो जहाज़ समुद्र में जाके गिर गया। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़, जनरल शिडाई डाइड विद अनदर जनरल, उसका जहाज़ समुद्र में डूब के मर गया। और जापानी कहते हैं कि वो यहाँ हमारा सुभाष बोस के साथ में, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, जनरल शिडाई की डेथ का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा ताइवान के अंदर। चाइनीज़ वर्जन ठीक है,
यहाँ ये गड़बड़ आ रही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं 100% पैट्रियोटिक हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ बोलोगे जापानी गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट, चाइनीज़ हिस्टोरियन, कौन क्रेडिबल है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेताजी डेथ केस भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेताजी डेथ केस जापान सरकार की मजबूरी है कि वो बेचारे नहीं बोलना चाहते। चाइनीज़ आर क्रेडिबल, ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर ये जो घोषणा हुई मौत की नेताजी की, वो भी तुरंत नहीं हुई, बल्कि उसमें भी 3-4 दिन का एक वक्त लिया गया, तुरंत कुछ नहीं आया। वो हमने इस बार डिस्प्ले किया कि वो हुआ क्या था कि 15 अगस्त को जापानियों ने ये अनाउंस किया कि हम सरेंडर करेंगे, ठीक है। और इसलिए जानबूझ करके हमारे को 15 अगस्त को, कि 15 अगस्त जो है नेताजी की हार का दिन था, जानबूझ करके हमारे जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए इन्होंने हमको 15 अगस्त 47 को आज़ादी दी, और हम लोग ने खुशी खुशी मान भी लिया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की 18 को कहते हैं प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है। और ये वो कंट्री है जहाँ पे 2 एटम बम गिर चुके थे, पूरी कंट्री बर्बाद हो चुकी थी। ये लोग 4 दिन तक अपना मुंह बंद करके बैठे रहे। उसके बाद 22 तारीख की शाम को मंचूरिया में जब जापानी फौज ने रशियंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया, उस टाइम पे उन्होंने ये खबर लीक करी कि वो मर गए प्लेन क्रैश में। इसका सीधा सपाट मतलब ये निकलता है कि 22 तारीख की शाम को जब नेताजी ने रशियन साइड को क्रॉस ओवर कर दिया, तब तक ये लोग अपना मुंह बंद करके बैठे रहे, और जब वो क्रॉस कर गया आदमी रशिया में, तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी। कोई लॉजिक नहीं है, आप 4 दिन तक क्यों छिपाओगे? आपकी कंट्री में एटम बम गिर चुके भैया, किस बात का झूठ बोलना किसी और के आदमी के लिए? तो उसको कवर दिया उन्होंने। आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा डिटेल इसी में आती है। जिनके बारे में कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके बारे में कहा गया वही थे कि हाँ लोग उनके दर्शन नहीं, वही थे। बहुत सारे लोग जानते थे कि वही हैं, वही थे। जिनके बारे में कहा गया कि उनकी मौत के बाद बहुत सारे ट्रंक, बहुत सारे संदूक निकले जो आज भी पड़े हैं बिना खुले। उन्होंने बोला कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने दुश्मन की तरह व्यवहार किया मुझसे। ये उन्होंने साफ उन्होंने वर्ड यूज़ किए। रशिया के बारे में डिटेल्स दी हैं, रशिया में क्या होता था, साइबेरिया में क्या होता था, लक्ष्मी पंडित का नाम लिया, उसका नाम लिया, फलाना ढमकाना, वो सब अलग अलग चीज़ है। जहाँ शक हुआ कि सुभाष बोस है, वो बंदा घर भाग जाए, वो बदल लेते। तो कई जगह पे करते 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 लखनऊ में थे, और लखनऊ के बाद में मतलब निमिषारण्य में थे, बस्ती में थे। एक बाबा बैठा यूपी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले तो आपको कमरे में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले जाते हो, तो ऐसा नहीं कि उसने डिस्प्ले कर रखा सामान, वो सारी किताबें पढ़ी थी। मरने के बाद जब सामान खोला तो ऐसे सिल्क के कपड़े के अंदर लपेट करके फोटोग्राफ बुढ़े बुढ़िया की किसी की लगा रखी। देखा गया तो नेताजी के माँ बाप, जिस आदमी की अंतिम यात्रा में 13 लाख होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 आदमी है। तो ये तो कहानी है, आधी पूरी कहानी नहीं आपको बताई किसी ने। वो पूरी कहानी है कि मिश्रा जी ने उसको बोला कि ज़्यादा नौटंकी मत कर, फटाफट बॉडी को फूंक, नहीं तो ये बॉडी को लंदन पहुंचा देंगे गवर्नमेंट वाले। दिस बॉडी विल बी सेंट टू लंदन, फटाफट बॉडी को फूंक, नौटंकी मत कर। उसको मिश्रा वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम बाय दिस मैन कि जब मैं मरता हूँ या जो भी कुछ होता है, आपने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है फटाफट, एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग।